तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सीनियर मास्टर जो होता है वहां पर सोच रहा था कि काश लड़का मेरा डिसाइपल होता तो ये लड़का इसको मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकता था। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, इस उम्र में मुझे अब यहाँ पर एक डिसाइपल की क्या ज़रूरत है। वैसे मुझे ज़रूरत तो है क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी को डिसाइपल नहीं लिया। फिर साथ ही वो अपनी टोकरी को उठाता और कहता है कि चलो फिर यहाँ पर से चलते हैं। लगता है कि मैंने यहाँ पर डिसाइपल वाली बात करके गलती कर दी, क्योंकि मुझे यहाँ पर इतने सालों में कभी ख्याल नहीं आया कि मेरे पास एक डिसाइपल होना चाहिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि वैसे भी लड़का यहाँ पर मरने वाला है। जिस तरह से वो लोग उनका पीछा कर रहे थे, उन दोनों का, ये लड़की और लड़का दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। तो अब यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है राइमी का दिखाया जाता है, जो कि बेवकूफ़ी करके वहाँ पर से आ तो जाती है, लेकिन अब वो अकेली डर रही होती है और कहते हैं कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर आ गई हूँ, फादर कहाँ पर होंगे। अब तुम बताओ कि यहाँ पर अगर बेका कुछ नहीं कर सका तो तुम वहाँ पर जाकर क्या ही उखाड़ लोगी, जिसने अपनी सारी जिंदगी कोई मार्शल आर्ट्स ही नहीं सीखी। तो हमारी राइमी जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। साथ ही वहाँ पर आने के बाद वो सोच रहे होते हैं कि मुझे अकेले वहाँ पर से नहीं आना चाहिए था। मुझे लगता है कि सोंगा मुझे बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था, सोंगा इसी वजह से मुझे सेफ रखने के लिए सब कुछ कर रहा था। फिर साथ ही वो कहते हैं कि नहीं मुझे क्या सोच रही हूँ, मुझे अपने फादर को भी तो जाकर ढूंढना है। फिर साथ ही वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर सारी जिंदगी सोंगा के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, मुझे अपने फादर को ढूंढना है, जाकर उन्हें बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने फादर को बचाना ही पड़ेगा। इसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है, तो वो कहती है कौन है वहां पर। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर सोंग बेक है। जब वो पीछे की तरफ देखते हैं तो कैप्टन वहां पर पहुंच जाता है। कैप्टन और उसके साथी वहां से निकल कर आ जाते हैं और कहते हैं देखो तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, हमें तो यहाँ पर ग्रैंड मार्शल की प्यारी बेटी मिल गई है। कैप्टन उसे कहता है कि लड़की तुम यहाँ पर अकेली क्यों हो, वो लड़का सोंग बेक कहाँ पर है, उसे भी तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तुम्हारे जैसी खूबसूरत अकेली लड़की को इस जंगल के अंदर इस तरह से नहीं घूमना चाहिए। अब ये मत कहना कि वो कमीना तुम्हें छोड़कर भाग गया है अपने आप को बचाने के लिए। वैसे भी वो शक्ल से भी ऐसा ही दिखाई दे रहा था कि वो एक ना एक दिन तुम्हें धोखा देकर चला ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं, लॉर्ड जैंग सामा को तुम जिंदा चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे प्लान्स बनाकर बैठे हुए हैं और उन सभी प्लान्स को पूरा करने के लिए उन्हें तुम्हारी जरूरत है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चुपचाप हमारे साथ चलोगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि आगे बढ़ो और इस लड़की को जिंदा पकड़ कर लाना है, इस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जैंग सामा के क्लियर ऑर्डर्स है कि ये लड़की में जिंदा चाहिए और साथ ही इस लड़की को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो उसके साथ उसे कहते हैं जी मास्टर हम लोग अभी जाते हैं। और इसी के साथ ही दो लोग आगे बढ़ते हैं और कहता है कि लड़की प्लीज चुपचाप हमारे साथ चलो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑर्डर्स है तुम्हें नुकसान ना पहुंचाने के, लेकिन अगर तुम रेजिस्ट करोगी तो फिर हमें भी यहाँ पर फोर्स को यूज करना पड़ेगा, यानी कि हमें तुम्हें मारना पीटना पड़ेगा। तो उनमें से एक अपना हाथ आगे बढ़ाता राइमी को जैसे वहां पर पकड़ने लगता है। इसी के साथ ही राइमी चलाकर माय सोंगबेक का नाम पुकारती है। तो सोल्जर उसे कहता है अब यहाँ पर उस लड़के को पुकारने का क्या फायदा, जबकि वो लड़का तुम्हें छोड़कर भागकर जा चुका है। अब यहाँ पर इस जंगल के अंदर कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। मुझे लगता है कि वो सोंगबेक जो है उसे अपनी जान की कुछ ज्यादा परवाह, इसी वजह से वो अपनी जान बचाकर भागकर चला गया है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन इसी के साथ उस लड़के का बाजू कट जाता है, उसका बाजू कट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। दूसरे लोग अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहता है कि ये क्या हुआ, कहाँ से अटैक हुआ। इतनी देर में एक भाला जो होता है उसकी गर्दन के भी आर पार हो जाता है। तुम्हारा बेका वहां पर पहुंचा था, आने के बाद उन दोनों सोल्जर्स को मार डालता है। तुम्हारे राइमी से कहते हैं कि बेका बेका तुम यहाँ पर आ गए। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ राइमी, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं वापस आऊंगा, चलो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हारे फादर को एक साथ मिलकर ढूंढते हैं। और वो अपना हाथ उसके सामने करता है और राइमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि चलो फिर मेरे फादर को ढूंढते हैं। जबकि दूसरी तरफ से कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, उसने तुम्हारे दो साथियों को मार दिया और अभी भी तुम लोग यहाँ पर खड़े हो, जल्दी से आगे बढ़ो, उस लड़की को मार डालो, वो एक अकेला लड़का है और तुम लोग इतने ज्यादा हो। और सभी लोग हमारे बेका को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जबकि हमारा बेका जो होता है वहां पर अपनी कैंग साल्को की टेक्निक को यूज करते हैं, अपने भाले को सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। जब वो स्ट्राइक लगाता है तो वहां पर 4-5 लोग जो होते हैं एक साथ पीछे की तरफ गिर जाते हैं। फिर साथ ही वो एक एक करके उनको मारना शुरू कर देता है। तुम्हारा बेका वहां पर 5 और सोल्जर्स को मार डालता है, लेकिन साथ ही वो खुद भी काफी बुरी हद तक थक चुका होता है। तुम्हारा बेका कहता है कि चाहे यहाँ पर इनको कितनी बार क्यों ना देख लीजिए, और लोग आते जा रहे हैं, इनको कितनों को मारूं और लोग निकल कर आ जाते हैं। ये लोग, इनकी स्ट्रेंथ अभी भी काफी ज्यादा है। और उसके बाद यहाँ पर उनका कैप्टन जो पीछे खड़ा है वो कमीना इससे भी इन सभी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मुझे हर हाल में यहाँ पर से निकलना ही होगा, क्योंकि इस वक्त राइमी की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे राइमी को अपने साथ लेकर यहाँ पर से भागना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो राइमी से कहता है कि राइमी प्लीज जल्दी से भागना स्टार्ट करो, हम लोग यहाँ पर से निकलने वाले हैं। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो राइमी वहां पर डेड एंड पर फंस चुकी होती है, क्योंकि पीछे क्लिफ होता है। तो एक बहुत ही गहरी खाई होती है जिसके क्लिफ के ऊपर ये लोग आकर रुक चुके होते हैं। और हमारा बेका जो होता है उसकी तरफ देखता है तो हमारी राइमी से कहते हैं कि बेका इसके पीछे रास्ता नहीं है, हम लोग यहाँ पर आकर फंस चुके हैं।
तो इसी के साथ ही कैप्टन और उसके साथ ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और उसे कहते हैं कि लड़के अब तुम कहां पर जाओगे, अब तो तुम यहाँ पर एक चूहे की तरह यहाँ पर ट्रैप में फंस चुके हो कि एक बिल्ली तुम्हारा शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, या तो ऊपर से गिरकर मरोगे या फिर हमारे हाथ से मरोगे। इससे अच्छा यही है कि इस लड़की को हमारे हवाले करो। हमारे लॉर्ड जैंग मासू इस लड़के को जिंदा रखना चाहते हैं और ये लड़की जिंदा बच जाएगी, बस तुम्हें मार डालेंगे। तो बेका राइमी से कहता है कि राइमी प्लीज यहाँ पर मेरे करीब रहना और वहां पर उस क्लिफ से थोड़ा दूर रहो। और साथ ही हमारा बेका जो होता है सभी से फाइट करने के लिए तैयार होता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ गई है, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम तो यहाँ पर मरोगे और साथ में इस लड़की को भी अपने साथ मरवा दोगे। इससे अच्छा तो यही है कि हमारे हवाले हो जाओ, यानी कि तुम लोग यहाँ पर हमारी पकड़ाई दे दो और उसके बाद हम लोग तो इस लड़की को जिंदा पकड़ कर ले जाएंगे। हमारी राइमी जो होती है वहां पर बेका को फाइट करते हुए देख रही होती है कि बेका कितनी डेस्परेट सिचुएशन में यहाँ पर राइमी को बचाने के लिए उन सभी लोगों से फाइट कर रहा है। तो हमारे बेका को वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, इतने सारे लोग, जगह भी काफी ज्यादा तंग है, भागने का कोई रास्ता भी नहीं है और राइमी सोच रही होती है कि सारी की सारी मेरी गलती है, अगर मैं वहां पर से बेवकूफों की तरह अपने फादर को ढूंढने के लिए नहीं निकलती तो भी यहाँ पर हमारा बेका इस तरह से मुश्किल में नहीं होता, बेका इस तरह से यहाँ पर इस जगह के पर फंसा हुआ नहीं होता। तुम्हारा बेका जो होता है बार बार उनके पर अटैक कर रहा होता है, वहां पर उन लोगों को मार रहा होता है जितनों को वो मार सकता है। जबकि मैं राइमी सोच रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर मर जाती तो मुझे लगता है कि कम से कम बेका तो यहाँ पर जिंदा बच सकता है, अगर मैं यहाँ पर मर जाती हूँ तो वो यहाँ से भाग कर जा सकता है, लेकिन मेरे यहाँ पर होते वो इन सभी से फाइट करेगा, आखिरी दम तक फाइट करेगा, लेकिन अगर मैं मर जाती हूँ तो वो यहाँ से भाग कर जा सकता है, वो यहाँ से चला जाएगा। वो जैसे जैसे बेका को देखती है कि उसको सांस चढ़ रही है और वो थक चुका है और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता, तो हमारी राइमी जो होती है वहां पर कुछ फैसला लेने वाली है कि वो क्या करेगी। दूसरी तरफ से वो सोल्जर्स फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो हमारा बेका कहता है कि मुझे हर हाल में यहाँ पर इसको बचाना ही होगा, राइमी को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर बचपन में मेरे पेरेंट्स मारे गए उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा पावरलेस था, मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया, वो पता नहीं कहाँ पर चला गया, फिर मेरे दादाजी मर गए, फिर साथ ही वो अपने ग्रैंड मार्शल्स और साथ में जनरल्स को याद करता और कहता है कि मेरे जंग के साथ ही वो सभी लोग भी मारे जा चुके हैं, जितने भी लोगों को मैं जहाँ पर प्यार करता हूँ वो सारे के सारे मुझे छोड़कर जा चुके हैं और अब यहाँ पर राइमी बची है, लेकिन मैं राइमी को कभी नहीं जाने दूंगा, राइमी को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं राइमी को नहीं खोने वाला, इसे मैं जरूर बचा लूंगा। हमारा बेका जो होता है वहां पर उन सभी लोगों को जो भी उसके करीब पहुंच रहे हैं उनको मार तो रहा होता है, लेकिन उनका कोई अंत नहीं है। वहां पर सोल्जर्स और ज्यादा आते जा रहे होते हैं और भी सोल्जर्स होते हैं और जिसकी वजह से हमारे बेके की हालत तो बहुत ज्यादा खराब होती है। सोल्जर्स काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और उनका कैप्टन उनसे कहता है बेवकूफो तुम लोग डर क्यों रहे हो, वो एक लड़का जो कि क्लिफ के एंड के ऊपर खड़ा है, जो कि वहां पर से गिरकर किसी वक्त भी मर सकता है और तुम लोग यहाँ पर डर के मारे पीछे खड़े हो, जल्दी से आगे बढ़ो और सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करो या फिर मुझे खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। जबकि हमारा बेका सोच रहा होता है कि बस यहाँ पर कुछ लोग और अब यहाँ पर बहुत ही कम लोग बचे, अगर इन सभी को मार दिया तो फिर सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन अब कैप्टन खुद यहाँ पर जंप करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के लड़के अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। तुम्हारा बेका कहता है कि ये कमीना बाकी सभी लोगों से स्ट्रॉन्गर है और मुझे इससे फाइट करने में काफी दिक्कत होने वाली है। तो हमारा बेका जो होता है इसी के साथ अपने बाले को उठाता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी होता है। तो बेका कहता है कि मैं यहाँ पर इसके अटैक को ब्लॉक करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता और वो अपने बाले के साथ उसके अटैक को वहां पर डायरेक्टली ब्लॉक करता है, लेकिन हमारे बेका को महसूस होता है क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट होता है और उसकी एनर्जी जो होती है वो की एनर्जी होती है, जिसके साथ वो की ब्लास्ट करता है और हमारा बेका पीछे की तरफ गिर जाता है। तो पीछे हटने के बाद हमारा बेका कहता है कि ये किस किस्म की पावर है, क्या यही वो पावर है जिसके बारे में नोमान ने मुझसे बात की थी। उसने कहा था कि अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लेता हूं तो फिर अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स के साथ मैं मार्शल आर्ट्स को मिक्स करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेका अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है और अब यहाँ पर उसका सामना एक मार्शल मास्टर के साथ है। कैप्टन क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट है और इसी वजह से वो अपनी की पावर को यूज कर सकता है। तो कैप्टन जो होता है जब बेका के ऊपर अटैक करता है तो बेका पीछे गिर जाता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि तुम मार्शल आर्ट्स यूज कर रहे हो, मैंने देखा कि तुम जहाँ पर अपने बाले को जिस तरह से घुमाते हो वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी मार्शल आर्ट्स इनकम्प्लीट है। लगता है कि तुम किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर हो सकते हो, लेकिन साथ ही तुमने यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को कम्प्लीटली सीखा नहीं है। अगर तुम यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स के साथ मिक्स कर अपनी मिलिट्री की जो स्पेशल टेक्निक्स है उनके साथ मर्ज कर देते तो आज तुम यहाँ पर हम सभी लोगों को अभी तक मार चुके होते। और साथ ही वो उसे कहता है कि खैर यहाँ पर अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि तुम वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे मरने के साथ ही यहाँ पर ये किस्सा खत्म हो जाएगा, हम लड़की को लेकर चले जाएंगे, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी नहीं बची और तुम यहाँ पर हमारी फुटवर्क टेक्निक का मुकाबला नहीं कर सकते और तुम यहाँ पर से ना तो भाग कर जा सकते हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर की गोंग टेक्निक भी नहीं आती जिससे तुम यहाँ पर तेजी के साथ भाग सको। तो कैप्टन उसे कहता
है कि हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे भी तुम्हारी तरह ही नौसीखिए हैं, इसी वजह से तुमने इतनी आसानी के साथ इतने सारे सोल्जर्स को मार दिया। लेकिन मेरे जैसे एक ट्रू मास्टर के सामने तो तुम्हारी टेक्निक्स बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और एक मार्शल आर्टिस्ट के सामने तुम क्या ही कर लोगे। और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी कीगोंग टेक्निक को यूज करते हुए हमारे बेका के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक बैटल टैक्टिक और साथ में एक मार्शल आर्ट्स के बीच में क्या फर्क होता है। अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मार्शल मास्टर्स क्या कर सकते हैं। और बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है। वहां पर आने के बाद अपनी की ब्लास्ट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। उसने अपने ब्लेड के ऊपर अपनी की एनर्जी को रिलीज किया होता है और उसे कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही स्लो हो। और बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक्स किए जा रहा होता है। बेका अपने बाले को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारा वो पहले वाला कॉन्फिडेंस कहां पर चला गया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुम जहां पर मुझे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। अब तो जहां पर वो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कैंग साल्कू टेक्निक जो है, ये भाले वाली टेक्निक जो है, जो कि सोल्जर्स को बेसिक सिखाई जाती है, उसके साथ तुम एक मार्शल मास्टर का मुकाबला कर सकते हो। तुम्हारा बेका जो होता है उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, पीछे की तरफ हटता जाता है, फिर साथ ही फिर से अपनी कैंग साल्कू टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन कैंग साल्कू टेक्निक जहां पर फेल हो चुकी है, दूसरी तरफ से एक मार्शल मास्टर है। तो कैप्टन आगे सजना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर स्पीयर के ओरा को मिमिक करना सीख लिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बार में एक आइडिया भी होगा कि तुमने यहाँ पर अभी भी क्या किया है। तुमने अपने स्पीयर के ऊपर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूड किया। हालांकि तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी नहीं हो, ना ही तुम्हें पता है कि इंटरनल एनर्जी को कैसे गैदर करते हैं। लेकिन इसके लिए इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करना आना चाहिए। और साथ ही वहां पर उस अटैक को अवॉइड करने के बाद कैप्टन अपनी तलवार को घुमाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एनर्जी को कैसे गैदर करते हैं। और वो अपनी एनर्जी के साथ सामने की तरफ एक स्वर्ड स्लैश लगाता है, जिसके अंदर से एनर्जी स्लैश निकलती हुई सीधी उसकी तरफ आके बढ़ती है। तो बेका को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप अपनी तलवार के साथ इस तरह से भी स्ट्राइक लगा सकते हैं। तो बेका जब उसके साथ हिट होता है तो वो जख्मी हो जाता है और सोच रहा होता है अगर इस तरह चलता रहा तो फिर तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा। मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आती, काश मैंने मार्शल आर्ट्स सीखी होती, मैंने अपनी सॉन्ग फैमिली में मार्शल आर्ट्स सीख ली होती तो आज मेरे काम आ जाती। दूसरी तरफ राइमी जो होती है वो सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि बेका यहाँ पर इन सभी से फाइट कर पाएगा और इन सभी को मार पाएगा और मुझे यहाँ पर से लेकर जा पाएगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तभी तो बेका यहाँ पर फाइट कर रहा है, अगर मैं नहीं होती तो वो यहाँ से भागकर जा सकता था, वो आसानी के साथ यहाँ पर इन सभी के बीच से निकल कर जा सकता था। तुम्हारी राइमी वहाँ पर सोच रही होती है कि मैं अगर मर जाती हूँ तो मेरे मरने के साथ ही बेका आज़ाद हो जाएगा, उसे मुझे बचाना नहीं पड़ेगा, वो मैं उसके ऊपर इस वक्त बोझ बनी हुई हूँ। तो जैसी वहाँ पर वो सोच लेती है और दूसरी तरफ से हमारा बेका जो होता है वो जख्मी हालत में ग्राउंड के ऊपर घुटने टेक देता है और सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे नोवान की बात मान लेनी चाहिए थी। नोवान ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ एक मार्शल आर्टिस्ट ही फाइट कर सकता है। लेकिन अगर मुझे यहाँ से बचकर निकल गया, मुझे मौका मिला तो मैं वाकई में मार्शल आर्ट्स को सीखूंगा और मार्शल मास्टर बनूंगा। तो कैप्टन अपनी तलवार उसके सामने करता है और उसे कहता है कि लड़के क्या अब तुम्हारी बस हो गई है, मुझे लगता है कि अब तुम यहाँ पर बिल्कुल हार मान चुके हो, अब तुम्हें मारने में मुझे मजा भी नहीं आने वाला, लेकिन क्या करूँ, इसे खत्म करना ही होगा। जबकि हमारा बेका वहां पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, चाहे कुछ भी हो जाए राइमी को तो बचाना ही पड़ेगा, कम से कम राइमी तो जिंदा बच जाए, मैं अगर मर भी जाता हूँ तो फर्क नहीं पड़ता। जब किसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है, राइमी उसे कहती है कि बेका प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम्हारा बेका उसकी तरफ देखता है तो राइमी उसे वहां पर रोते हुए कह रही होती है कि प्लीज सर्वाइव करो, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम यहाँ पर से भागकर चले जाना और मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो, फिलहाल के तुम मेरी वजह से ये सब कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारा बेका चिल्लाकर उसे कहता है कि राइमी ऐसा मत करना, क्योंकि राइमी क्लिफ के ऊपर खड़ी थी और इसी के साथ में राइमी जो होती है वहां पर से छलांग लगा देती है। तो बेका बड़ी तेजी के साथ भागता है, उसकी तरफ लपकता है ताकि जाकर उसे पकड़ सके, लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी है। राइमी जो होती है वो उसे थोड़ी दूरी पर होती है, जिसकी वजह से वो क्लिफ के ऊपर से नीचे जंप लगा देती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है और सीधी जाकर पानी के अंदर डूब जाती है। तो वो खाई काफी ज्यादा गहरी होती है और नीचे तेज बहाव वाला पानी होता है और वो उसके अंदर जाकर डूब जाती है। और अब बेका जो होता है ऊपर से खड़ा देख रहा होता है और वहीं पर बैठा बैठा रोना शुरू कर देता है। वो देख रहा होता है पानी के अंदर वो कहीं पर डूब गई है और इस जगह पर उसे दिखाई भी नहीं दे रही। तुम्हारा बेका कहता है कि ये क्या, मैं तो यहाँ पर राइमी को भी नहीं बचा सका, राइमी जिसे मैं बचाने के लिए सब कुछ खा रहा था एंड के पर, वो मुझे बचाने के लिए अपनी जान देगी, उसे लगा कि मैं यहाँ से भागकर चला जाऊंगा। तो बेका इसी के साथ ही वहां पर एक जोरदार चीख मारता है, रोना शुरू कर देता है। जबकि कैप्टन उसे कहता है कि ये क्या हो गया, अब तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैंग सामा ने कहा था कि उस लड़की को जिंदा लेकर आना है, वो लड़की अब मर गई है, तो इस लड़के का क्या करें, इस लड़के को मारकर काम को खत्म करना चाहिए। और इसी के साथ ही वो फाइट करने के लिए फिर से तैयार होता है, लेकिन बेका गुस्से के साथ अपना भाला उठाता है, बड़ी तेजी के साथ कैप्टन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। और उसके करीब पहुंचने के बाद जब अटैक करने लगता है तो कैप्टन उसे कहता है, ये लड़के ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें पहले उस लड़की को हमारे हवाले कर देना चाहिए था, हमने कहा था कि हम उस लड़की को जिंदा लेकर जाना चाहते हैं। तो जैसे ही कैप्टन अपनी तलवार घुमाकर बेका के ऊपर अटैक करता है, बेका अपने भाले को ऊपर की तरफ उठाता है, अपने कंधों के ऊपर रखकर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और जब ये खास किस्म की टेक्निक होती है, इस बात से कैप्टन काफी हैरान होता है और कहता
कहता है कि ये तो स्पीयर ग्रैब टेक्निक है, इसने स्पीयर ग्रैब टेक्निक के साथ ही यहाँ पर मेरे टैंक को ब्लॉक कर लिया है। आज ये लड़का यहाँ पर इस बेसिक टेक्निक को यूज क्यों कर रहा है, जबकि यहाँ पर बैटलफील्ड में उसे पता है कि इस वक्त वो मर भी सकता है। तुम्हारा बेका जो होता है इसी के साथ ही अपने भाले को वहीं पर फेंक देता है। कैप्टन और भी हैरान होता है और कहता है कि इस लड़के ने अपने भाले को क्यों फेंक दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भागने वाला है। तुम्हारा बेका जो होता है अपने भाले को वाकई में वहां पर फेंकने के बाद उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से कैप्टन पीछे की तरफ गिर जाता है। उस बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं। तो कैप्टन के गिरने के साथ वो अपने लोगों से कहता है कि इस लड़के को पकड़ो, ये भागने की कोशिश करेगा। और माँ बेका बड़ी तेजी के साथ उन सभी लोगों के बीच से भाग रहा होता है ताकि वो क्लिफ से नीचे उतर सके। वो दूसरे रास्ते से नीचे उतरकर जाकर पानी के अंदर देखना चाहता है क्या राइमी जिंदा है या नहीं। तुम्हारा बेका कहता है कि मैं अभी भी जाकर उसको बचा सकता हूँ, अभी तक डूबी नहीं होगी। अगर मैं जल्दी से पहुंचूं तो मैं जाकर उसे बचा लूंगा, बस मुझे यहाँ पर सभी के बीच से निकलना होगा। सभी सोल्जर्स यहाँ पर उसका रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं और कैप्टन चलाकर उनसे कहता है कि अब यहाँ पर उस लड़के को घूरना बंद करो, जल्दी से इस लड़के को पकड़ो, या तो अभी से मार डालो या फिर इसका पीछा करो, इसे जाने मत देना। और वो सभी लोग अपनी तलवारें उठाते हैं बेका को मारने के लिए, लेकिन बेका अपनी फुट टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ उन सभी के बीच से निकल जाता है और सामने की तरफ भागना स्टार्ट करता है। हमारा बेका कहता है कि मुझे हर हाल में उसे बचाना है, मैं उसे बचा सकता हूँ, मैं उसे बचा सकता हूँ। तो बेका उन सभी लोगों को अवॉइड करने के बाद उन सभी के बीच से निकल जाता है, जबकि कैप्टन उन लोगों से कहता है बेवकूफ उसका पीछा करो, उसे जाने मत देना। और वो सभी लोग भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ दिखाता है कि वो बंदा यानी कि वो मास्टर जो होता है जो जड़ी बूटियां लेने के लिए आया था, वो वहां पर उसके पैरों के निशान देखता है और कहता है कि ये तो उसी लड़के के पैरों के निशान है, लेकिन ये अकेले के क्यों हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे कि वो तेजी के साथ भागकर सामने की तरफ गया है। जिस लड़की के पीछे वो गया था क्या वो लड़की मर गई है और क्या वो लड़का यहाँ पर से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। इसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है। वो सोल्जर्स भी पीछा करते हुए उसी तरफ आगे बढ़े होते हैं। तो वो मास्टर जो होता है वो जंप करते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उन सभी की तरफ देखता है कि वो सभी लोग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए हमारे बेका का पीछा कर रहे होते हैं। वो कहता है कि ये सभी लोग जहां पर उसका पीछा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये सभी लोग जहां पर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि अगर हम लोग उस लड़के को नहीं पकड़ पाए तो फिर यही समझो कि हम सभी लोग मरने वाले हैं, जैंग समा हम सभी को मार डालेंगे। अब जल्दी से आगे बढ़ो, अपनी स्पीड को बढ़ाओ। और वो तेजी के साथ और भी आगे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, जबकि वो मास्टर जो होता है वो वहां पर पेड़ की डाल के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 42 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड से हमारा नया आर्क स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमारा बेका जो है मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा, यानी कि ये मिलिट्री वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो व्हाइट शेड की एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सोल्जर्स जो होते हैं डार्क आर्मी के, वो बड़ी तेजी के साथ तुम्हारे बेका का पीछा कर रहे होते हैं ताकि उसे ढूंढकर उसे मार सकें। जबकि यहीं पर उस मास्टर को भी दिखाता है कि वो एक पेड़ की डाल के ऊपर खड़ा होकर उन सभी को देख रहा होता है और शायद जहाँ पर बेका को बचाने के बारे में सोच रहा है। तुम्हारा बेका भागते हुए एक नदी के पास पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो हमारी राइमी को ढूंढने वाला है, क्योंकि राइमी ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरी थी। तो वो सोच रहा था कि अगर मैं तेजी के साथ भागता हूँ तो मैं अभी भी यहाँ पर टाइम के ऊपर पहुंच सकता हूँ। लेकिन साथ ही हमारे बेका को इस बात का भी अफसोस होता है कि उसने कभी मार्शल आर्ट्स को नहीं सीखा, जिसकी वजह से उसे लाइट फुट आर्ट नहीं आती। अगर उसने इस तरह की आर्ट्स को मास्टर किया होता तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होती। तो जैसे ही वो फाइनली वहां पर पानी के करीब पहुंचता है, इसी के साथ उनमें से एक डार्क सोल्जर उसे देख लेता है और कहता है कि हमें वो कमीना मिल गया है, चाहे वो कितना ही क्यों ना फास्ट भाग ले, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर उसे पकड़ लेंगे। और इसी के साथ ही वो अपने पास से 2 कुनाइव्स निकालता है और उन दोनों को सामने की तरफ थ्रो करता है। दोनों ही कुनाइव्स जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए जाते हैं और जाकर उसकी टांग के अंदर लगते हैं। जब उसकी टांग में नाइव्स लगते हैं तो वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो सोल्जर्स जो होते हैं उसे वहां पर फाइनली पकड़ लेते हैं, उसे पिन डाउन कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने इस चूहे को पकड़ लिया, अब इसकी टांग जख्मी है तो यहाँ से भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। और माँ बेका सोच रहा होता है कि मेरी टांग बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गई और मैं तो अपनी टांग को महसूस भी नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब यह है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है और मैं जहाँ पर और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर साथ ही वो कहता है मैं यहाँ पर हार कैसे मान सकता हूँ, अगर मुझे अपनी टांग क्यों ना बाद में कटवानी पड़े, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं राइमी को जरूर निकाल लूंगा। राइमी अगर पानी के अंदर ज्यादा देर रही तो वो वहां पर दम घुटने से मर जाएगी, मुझे उसे पानी के अंदर से बाहर निकालना ही होगा। लेकिन जैसे ही उठकर खड़ा होता है, इसी के साथ ही 2 सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, एक सामने वाली साइड से और एक पीछे वाली साइड से। उसके ऊपर डबल स्ट्राइक लगाते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर डबल कट लगता है, जिसकी वजह से हमारा बेका जो होता है और भी जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। लेकिन अब यहाँ पर वो मास्टर पहुंच जाता है और मास्टर उस जगह के ऊपर आता है और आने के बाद हमारे बेका के पास खड़ा हो जाता है। तो हमारा बेका उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो वही आदमी है जो कि जंगल में जड़ी बूटियां उखाड़ रहा था। तो हमारा मास्टर उसे कहता है कि क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो। तुम्हारा बेका सोच रहा होता है कि ये मुझसे क्यों पूछ रहा है क्या मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि हाँ मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, अगर मुझे राइमी को ढूंढना है तो फिर मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। तो उसे कहता है कि हाँ मुझे जिंदा रहना है, क्या तुम मुझे बचा सकते हो। और इसी के साथ ही हमारा बेका वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो बेका के बेहोश हो जाने के बाद डार्क सोल्जर्स जो होता है वो कहता है कि ये क्या, ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है और ये कहाँ पर से आया, ये तो वही बंदा नहीं जो थोड़ी देर पहले जंगल में वहां पर जड़ी बूटियां उखाड़ रहा था। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन थोड़ी देर पहले तो हमारे कैप्टन ने इस बंदे को जिंदा छोड़ने का फैसला किया था, अगर हमने इस बंदे को यहाँ पर
मार डाला तो फिर कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हमें कैप्टन के वापस आने का वेट करना होगा। जब तक कैप्टन यहाँ पर नहीं पहुंचे तब तक हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि कैप्टन ने कहा था फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर निर्दोष शहरियों को मारकर अपने ऊपर इल्जाम नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पर कैप्टन को आने दो। और दूसरी तरफ दिखाता है कि वो बास्टर जो होता है वहां पर हमारे बेखा को अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है और उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं, जबकि वो सोल्जर उसे कहता है कि इस लड़के को अभी यहाँ पर नीचे रखो, ये गद्दार है, इंपीरियल फैमिली का गद्दार है और तुम इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते वरना तुम्हारे पर भी गद्दारी का इल्जाम लग जाएगा। तो वो सीनियर मास्टर उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये गवर्नमेंट वॉरियर्स हैं, शक्ल से तो दिखाई दे रहे हैं, उनके कपड़ों से भी दिखाई दे रहे हैं और मैं यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ तो पंगा नहीं लेना चाहता, मुझे इंपीरियल फैमिली के मसलों में अपनी टांग नहीं अड़ानी, लेकिन क्या करूं, मुझे ये लड़का काफी सब पसंद आ गया है। तो इसी के साथ ही कैप्टन भी वहां पर पहुंच जाता है और कहता है तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हें ढूंढ लिया। तो कैप्टन भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि ये क्या, ये बंदा कौन है और इसने यहाँ पर इसे क्यों उठा रखा है, तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो, जाओ जाकर उस लड़के को लेकर आओ। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जो मास्टर होता है वो चुपचाप वहां पर उनके सामने खड़ा होता है और बाकी के सभी सोल्जर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर से काफी सारे निकल कर आ जाते हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि मैं सिर्फ एक ही बार कहूंगा, इस लड़के को यहाँ पर नीचे छोड़ो और चल चुपचाप निकल जाओ, मैं तुम्हें पहले एक बार जिंदा छोड़ चुका हूँ, दोबारा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा, चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ तो तुम अपनी जान बचा सकते हो। तो मास्टर उसे कहता है कि नहीं, क्या तुम यहाँ पर इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ सकते। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन उसे कहता है कि नहीं, हम इस लड़के को जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस लड़के का मरना तय है, इस लड़के को मरना ही पड़ेगा, अगर हम लोग इस लड़के को जिंदा छोड़ेंगे तो फिर हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। तो इसी के साथ सीनियर मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तो ठीक है, अगर तुम लोग इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ोगे तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम लोग मेरे रास्ते में हो। और इसी के साथ ही वो अपने साइड को उठाता है जिसके साथ वो जड़ियां बूटियां उखाड़ रहा था, उस साइड को उठाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। तो डार्क सोल्जर्स जो होते हैं वो आगे से इतना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम वाकई में एक साइड के साथ हमसे फाइट करना चाहते हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर एक साइड के साथ फाइट नहीं कर सकते, एक साइड जिसके साथ तुम जड़ी बूटियां उखाड़ रहे थे उसके साथ तुम हम सभी सोल्जर्स का मुकाबला कैसे करोगे, जबकि हम सभी के पास यहाँ पर हैवी तलवारें और ब्लेड हैं। जबकि इसी के साथ ही वहां पर ऊपर आसमान को दिखाता है कि आसमान का रंग काला हो चुका होता है, आसमान के ऊपर वहां पर बादल छा जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, अचानक से यहाँ पर आसमान का रंग काला क्यों हो गया है, क्या बारिश आने वाली है, लेकिन इतनी अचानक इतनी जल्दी कैसे हो गई। फिर साथ ही वहां पर एक रेड कलर का चांद दिखाई देता है जो कि उस मास्टर के पीछे होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, उस बंदे के पीछे ये अजीब सा रेड कलर का मून कहां से निकल कर आ गया है। फिर साथ ही हमारा कैप्टन जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने इसे पहले कहीं पर देखा है। तो सीनियर मास्टर गुस्से के साथ उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों से कहा था कि इस लड़के को छोड़ो, जहां पर से चले जाओ, क्योंकि तुम लोग मेरे रास्ते में हो और जो मेरे रास्ते में आता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। और इसी के साथ ही हमारा सीनियर मास्टर वहीं पर से अपने साइड को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है। वो 2-3 स्ट्राइक्स लगाता है। वो स्ट्राइक्स जो होती है बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती हैं। उनके पीछे जितने पेड़ होते हैं वो सारे के सारे पेड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अगर पेड़ कट गए तो फिर उनकी बॉडी का क्या होगा। कैप्टन कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि इंसान यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकता है। और साथ ही उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहां पर उसके जितने साथी होते हैं उन सभी की बॉडीज के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो सभी के सभी वहीं पर कट कर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। सभी सोल्जर सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में मर चुके हैं। और हमारा मास्टर जो होता है वहां पर बेखा की तरफ देखता है और कहता है कि ये लड़का तो बेहोश हो चुका है, चलो इस लड़के को अपने साथ ले चलते हैं। मुझे लगता है कि इस लड़के की जान बचाने के बदले में ये लड़का मेरा डिसाइपल तो बन ही जाएगा। जिस तरह से ये लड़का मुझे दिखाई दे रहा है मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी से यहाँ पर मार्शल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ी तब्दीली आने वाली है, एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पर यंगर जनरेशन का वक्त है और यंगर जनरेशन यहाँ पर डिमोनिक वर्ल्ड और साथ में राइटियस वर्ल्ड के बीच में शांति कायम करेंगे। जब किसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है नदी के किनारे का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बुढ़ा आदमी जो होता है बैठा मछली पकड़ रहा होता है। तो किनारे के ऊपर बैठा वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर बैठा मछली पकड़ रहा हूँ और साथ ही वहाँ पर वो गाना भी गा रहा होता है और कहता है कि काश यहाँ पर मेरे पास और ज्यादा वाइन होती तो यहाँ पर बैठकर वाइन पीते और साथ में यहाँ पर मछली पकड़ते। तो बुड्ढा मास्टर जो होता है वो कहता है कि आज रात को मुझे एक सपना आया था कि मैं यहाँ पर आज एक बहुत ही बड़ी मछली पकड़ सकता हूँ। तो आज मैं यहाँ पर एक आप मछली पकड़ने के लिए आया था जो साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर मेरा सपना सच हो सकता है। तो आज तो यहाँ पर मुझे एक मछली मिलनी चाहिए। मैं सुबह से शाम होने वाली है, अभी यहाँ पर बैठा हूँ लेकिन एक भी मछली पकड़ाई नहीं थी। पता नहीं मछली कब पकड़ाई देगी और मेरा ख्वाब सच्चा भी होगा या नहीं। फिर साथ ही वहां पर उसकी खूंटी के साथ कोई चीज अटकती है तो वो कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर वाकई में एक बड़ी मछली को पकड़ लिया है। तो मास्टर उसे खींचना शुरू कर देता है और कहता है कि हाँ हाँ मैंने पकड़ लिया तो बहुत ही भारी और बड़ी मछली लगती है। लगता है कि वाकई में वही सपने वाली बड़ी कार्प मछली मेरे हाथ चढ़ी है। तो आज तो मैं यहाँ पर इस मछली को पकड़ कर रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथ से निकल कर जा सकती हो। आज तो मैं यहाँ पर तुम्हारा सूप बनाकर भी पीऊंगा और साथ ही तुम्हारा मांस भी खाऊंगा। और साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर बड़ा जोर लगाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर संघर्ष करने के बाद मास्टर उस मछली को बाहर निकाल लेते हैं। मछली को बाहर निकालने के बाद मास्टर जो होते हैं वो थके हुए वहां पर बैठे होते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी मछली को देख रहा हूं। यानी कि ये मछली तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी है,
लेकिन ये किसी भी एंगल से एक मछली दिखाई क्यों नहीं देती, ये एक मछली की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक बहुत ही प्यारी सी छोटी बच्ची है, लेकिन ये यहाँ पर पानी के अंदर कर क्या रही थी। तो वो ग्रैंडपा जो होता है वो उसे अपने साथ लेकर अपने कॉटेज में आ जाता है और उसे अपने घर लेकर आता है, वहां पर उसके लिए सूप बना रहा होता है, जबकि माँ राइमी जो होती है बिस्तर के बेहोश पड़ी होती है। तो राइमी को जब होश आती है वो उठकर बैठती है और कहती है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ। वो अपनी साइड के ऊपर देखती है तो इसी के साथ ही वो ग्रैंडपा जो होता है उसके लिए सूप लेकर आगे बढ़ते हैं। तो वो उसे कहता है कि बेटा जल्दी से सूप को पी लो, लेकिन माँ राइमी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे देखने के बाद वो कहती है कि तुम कौन हो, जहाँ पर इस तरह मेरे करीब क्यों आ रहे हो। तो ग्रैंडपा जो होते हैं वहाँ पर कहते हैं कि लगता है कि मेरी शक्ल की वजह से तुम जहाँ पर डर रही हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बच्चे, मैंने तुम्हें पानी के अंदर से बचाया था। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 43 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये ग्रैंडपा दद्दू कौन है और साथ ही अब जहाँ पर हमारे बेखा का क्या होगा, क्या वो मार्शल मास्टर बन जाएगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ राइमी को जब होश आती है तो उसके सामने एक दद्दू होता है जो कि उसके लिए सूप बनाकर लेकर आ रहा होता है। तो उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाती है, जबकि वो बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लगता है कि मैंने तुम्हें डरा दिया है, मैं तो बस तुम्हारे लिए यहाँ पर सूप बना रहा था, मैंने तुम्हें पानी के अंदर से बाहर निकाला था और तुम बेहोश थी तो मैं तुम्हें उठाकर अपने घर ले आया हूँ। तो इसी के साथ ही वो ग्रैंडपा उसे कहता है कि लड़की क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी, क्योंकि मुझे जहाँ पर तुम्हारे कपड़े जो है वो कोई ऑर्डिनरी कपड़े दिखाई नहीं देते, ऐसे लगता है कि किसी बड़ी फैमिली की यंग मिस हो, लेकिन तुम पानी के अंदर क्या कर रही थी, जरा अपने बारे में थोड़ा कुछ बताओ तो सही। तो राइमी जो होती है वहां पर उसे कह दिया कि मेरा नाम, और साथ ही वहीं पर वो भूल जाती है। वो उसे अपना नाम बताने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाती, अपने पेरेंट्स को, अपनी नैनी को, सब लोगों को याद कर रही होती है, बेखा को याद कर रही होती है, लेकिन उसे किसी का नाम भी याद नहीं आ रहा था। और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहते हैं कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रही, मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। तो ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लगता है कि पानी के अंदर डूबने की वजह से तुम सब कुछ भूल चुकी हो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि चलो खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है जबकि तुम मेरे साथ हो। तो राइमी कहती है लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी याद नहीं कर पा रही, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे यहाँ कुछ कैसे याद आएगा, मुझे वापस अपनी फैमिली के पास जाना होगा। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि ये तो वाकई में काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी भूल चुकी हो तो फिर उसे वापस से याद करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जख्मों को हील कर रहा था, तो उस वक्त मुझे तुम्हारे पास एक चीज मिली थी और वो कहता है कि मैं उसे लेकर आता हूँ। वो जल्दी से भागते हुए जाते हैं तो उन्होंने साइड के ऊपर उसके गले के अंदर से नेकलेस उतारा था, तो वो साथ ही नेकलेस को उतार कर उसके पास लेकर आते हैं और उसे कहता है कि बच्ची ये नेकलेस तुमने अपने गले में पहन रखा था, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खास नेकलेस है और तुम्हें शायद इसको देखने के बाद कुछ याद आ जाए, तो चलो इस नेकलेस को जल्दी से अपने पास रख लो और इसे पहन लो। तो हमारी राइमी जो होती है उस नेकलेस को अपने हाथ में लेकर खड़ी होती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन इस नेकलेस को भी देखने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे नहीं याद आ रहा कि यह नेकलेस किसने दिया था और क्यों था। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता ही है कि तुम यहाँ पर काफ़ी कुछ भूल चुकी हो और तुम्हारी मेमोरीज को दोबारा याद करवाने के लिए यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ राइमी जो होती है वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि बच्ची तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ना एक दिन तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, तुम वापस अपने घर जा पाओगी। तो राइमी कहती है मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों रो रही हूँ, लेकिन इस नेकलेस को देखने के बाद मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों, इस नेकलेस की कहानी क्या है, नेकलेस किसने मुझे दिया है, लेकिन मैं इसको देखकर रो रही हूँ, मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रही। ग्रैंडपा क्या मैं सारी जिंदगी ऐसी रहने वाली हूँ या फिर मैं वापस अपनी फैमिली के पास जा पाऊंगी, ग्रैंडपा क्या मैं यहाँ पर इसी तरह रहूंगी। तो ग्रैंडपा जो होते हैं वो भी यहाँ पर उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये बेचारी इस तरह से रो रही है तो इसकी मदद करनी चाहिए। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है सेक्रेट हैंड हॉल का दिखाया जाता है। सेक्रेट हैंड हॉल जो कि एक मेडिकल फैसिलिटी होती है, तो उस हॉल के अंदर एक बुढ़ा मास्टर जो कि यहाँ पर एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर है, उसके पास यही मास्टर हमारा सीनियर मास्टर बैठा होता है। तो इसी के साथ ही वो बुढ़ा मास्टर उसे कहता है कि लड़के बताओ कि कितने साल हो चुके हैं, कितने सालों के बाद तुमसे मुझसे मिलने के लिए आए हो। तो सीनियर मास्टर से कहता है कि एल्डर में पूरे 10 साल के बाद आपसे मिलने के लिए आया हूं। तो सीनियर मास्टर से कहते हैं कि हाँ 10 साल, देखो तो जरा 10 साल कैसे गुजर गए हैं, तो क्या तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लोगे या फिर तुम यहाँ पर मेरे मरने के बाद ही मुझसे मिलने के लिए वापस आने वाले हो, लेकिन देखो तो जरा यहाँ पर तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, मेरी हालत देखो, मैं बुढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन तुम तो आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखाई देते हो। तो इसी के साथ ही वो सीनियर मास्टर से कहता है कि हाँ आपके मेडिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, ये सब कुछ आप ही की वजह से तो हो पाया है, आप ही ने तो यहाँ पर मुझे कुछ खास मेडिसिन दी थी और अब यहाँ पर मैं अपना बीमार डिसाइपल आपके पास लेकर आया हूँ ताकि आप उसका इलाज कर सके, मैंने आपके जो स्किल्स हैं वो इतने खास है कि आप मर्दे के अंदर भी जान डाल देते हैं। तो एल्डर उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम यहाँ पर मेरी किस तरह से तारीफें कर रहे हो। तो वो एल्डर उसे कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि इस वक्त मेरी एज कितनी होगी, मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी देख चुका हूँ, यानी कि अपने पोतू के पोतू को भी देख चुका हूँ, मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है और फाइनली मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ और उस वक्त तुम यहाँ पर
पर आ गए। मेरी एक सिर्फ और सिर्फ आखिरी एक ग्रैंड चिल्ड्रन बची है जो कि यहाँ पर मेरे पास अकेली रहती है और मैं यहाँ पर उसके बारे में सोच ही रहा था कि उसका क्या करूं। और फाइनली तुम यहाँ पर मेरे पास आ गए हो। लगता है कि किस्मत के कुछ अपने प्लान्स हैं और मुझे उस किस्मत के प्लान्स के अंदर अपना भी हिस्सा चाहिए। मरने से पहले मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ करके जाना चाहता हूँ। तो सीनियर मास्टर से कहता है कि अच्छा तो ये बात है। वैसे मैंने यहाँ पर जब मैं 100 साल का हुआ था तो उसके बाद से मैंने यहाँ पर सालों को गिनना छोड़ दिया था कि मेरी उम्र कितनी हो चुकी है। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि जिस लड़के को तुम अपने साथ लेकर आए हो, क्या तुम उस लड़के को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो? इतने सालों में तुमने कभी किसी लड़के को किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाया, तो फिर अचानक से अपना इरादा क्यों बदल दिया? तुम इसको अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहते हो? तो सीनियर मास्टर से कहता है कि इस लड़के को देखने के बाद मुझे अपना आप याद आता है, जब मैं इसकी लड़के की उम्र का था तब मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। सीनियर मास्टर जो होता है वो एल्डर को बताता है कि आपको याद है कि इसकी उम्र में मैं भी यहाँ पर अपने एक ब्रदर को ढूंढ रहा था। मेरा भाई जो खो गया था चौरोंग, मैं उसको ढूंढ रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने ब्रदर को ढूंढ नहीं पाया। इस लड़के को देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि इस लड़के की हालत भी मेरे जैसी है। शायद ये भी किसी को ढूंढ रहा है, ये भी किसी अपने प्यारे को ढूंढ रहा है जो कि इसे खो गया है। अब जबकि हम दोनों मास्टर और डिसाइपल के कंधों के ऊपर सेम बर्डन है और मैं इस लड़के से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इस लड़के से बात करूंगा, अगर ये लड़का मेरा डिसाइपल बनना चाहता है तो मैं इसे हर एक चीज सिखाऊंगा, इसे एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाऊंगा। लेकिन अगर ये नहीं सीखना चाहता, जाना चाहता है तो ये जा सकता है, मैं इसके ऊपर जोर नहीं डालने वाला। हमारा बेका जो होता है वहीं पर अंदर वाले कमरे में होता है तो उसे भी होश आ जाती है, वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। जबकि हमारे मास्टर जो होते हैं बाहर वहां पर बात कर रहे होते हैं कि मैं इस लड़के को हर एक चीज सिखाऊंगा, जो चीज मुझे आती है, जो मार्शल आर्ट्स मुझे आती है वो सारी की सारी मैं इसे सिखाने वाला हूँ। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि इस वक्त हमारी हीवन के अंदर ग्रेटेस्ट इंसान अगर यहाँ पर इस लड़के को अपना डिसाइपल बनाता है और उसे अपनी सारी की सारी टेक्निक सिखाता है तो फिर तो यह लड़का एक दिन यहाँ पर इसी की तरह एक बहुत ही महान मास्टर बनने वाला है। मैं भी यहाँ पर इस सिचुएशन से फायदा उठा सकता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है वो अंदर से बाहर निकल आता है। आने के बाद उनसे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है। और साथ ही बेका को वहाँ पर सांस चढ़ा होता है क्योंकि वो बेचारा काफी बुरी हालत में जख्मी था। तो जब वो बाहर निकल कर आता है तो एल्डर उससे कहता है कि शुक्र है कि तुम्हें होश आ गई है, इस वक्त तुम सेकंड हैंड हाल में हो, तुम्हारा इलाज किया जा रहा है। ये मास्टर तुम्हें अपने साथ यहाँ पर लेकर आए थे ताकि तुम्हारा इलाज करवाया जा सके और मैं यहाँ पर तुम्हारा इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। तुम्हारा बेका जो होता है सीनियर की तरफ देखता और कहता है ये तो वही बंदा है जो कि जंगल में जड़ी बूटियां काट रहा था। क्या इस बंदे ने यहाँ पर मुझे बचाया है? अगर इस बंदे ने मुझे बचाया तो फिर ये कैसे मुझे यहाँ तक लेकर आया होगा? वहां पर तो डार्क सोल्जर्स थे, इसने डार्क सोल्जर्स के साथ क्या किया? क्या इसने उन सभी डार्क सोल्जर्स को मार दिया होगा? फिर साथ उसे राइमी याद आ जाती है और वो कहता है कि राइमी, मुझे राइमी को बचाने के लिए जाना ही होगा। लेकिन इसी के साथ उसे एक झटका लगता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी पूरी बॉडी में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि यहाँ पर मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। तो मास्टर सोच रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको जो पिल दी थी उस पिल का असर होना शुरू हो गया। वो पिल एक ऐसी पिल है जिसकी वजह से इसको थोड़ी देर के लिए इसके दर्द से राहत मिल गई थी, लेकिन जब यहाँ पर पिल का असर खत्म होता है तो दर्द फिर से होना शुरू हो जाता है। तो जितनी देर यहाँ पर पिल का असर रहा उतनी देर इसकी बॉडी सेल्फ हील करती रही और अब यहाँ पर दोबारा से इसे ये सारा दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा और अब फिलहाल के लिए यहाँ पर यह होश में ही है। इतना दर्द होता है इस पिल की वजह से कि यहाँ पर इंसान बेहोश हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का इस दर्द को बर्दाश्त कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सीनियर मास्टर का डिसाइपल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये लड़का एक दिन वाकई में अंडर द हीवन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाएगा अगर ये इस मास्टर से सीखता है। तो डॉक्टर इसी के साथ उठकर खड़े होते हैं और कहता है कि मुझे यहाँ पर इस लड़के को रोकना ही होगा, चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। लेकिन अगर ये लड़का यहाँ पर इसी तरह संघर्ष करता रहा और आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहा तो इसकी बॉडी के अंदर इसके इंटरनल एनर्जी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से की डेविएशन में चली जाएगी और ये लड़का जो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा। लेकिन इसी के साथ ही सीनियर मास्टर खुद उठकर खड़ा होता है, हमारे बेका के पास चला जाता है और बेका जो होता है वो वहां से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जाकर राइमी को बचा सके। वो भी वहां पर उसी नदी की तरफ जाना चाहता है, लेकिन इसी के साथ सीनियर मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उस लड़की के पीछे जाना चाहते हो उस लड़की को बचाने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस लड़की को ढूंढने के बाद भी उसे बचा पाओगे? क्योंकि तुम उस जगह से बड़ी मुश्किल से जिंदा बचकर निकले हो जहां पर वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। उन गवर्नमेंट ऑफिसर से बचना तुम्हारे बस की बात नहीं थी और करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर तुम अभी जहां पर से जाते हो तो तुम खुद भी वहां पर मारे जाओगे और वो लड़की भी मारी जाएगी। अगर वो लड़की जिंदा भी है तब भी तुम वहां पर जाने के बाद मारे जाओगे। क्या तुम वाकई में उस लड़की के पीछे जाना चाहते हो? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 44 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा बेका क्या फैसला करेगा। क्या वो राइमी के पीछे जाएगा या फिर यहाँ पर रुककर मार्शल आर्ट सीखना चाहता है? तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सीनियर मास्टर जो होते हैं वहां पर हमारे बेका से कहते हैं क्या तुम अभी उस लड़की को बचाने के लिए जाना चाहते हो जो लड़की यहाँ पर शायद मर चुकी होगी, या फिर तुम अगर वहां पर जाओगे लड़की जिंदा भी हुई तभी तुम उस सोल्जर्स के हाथ से मारे जाओगे। तुम्हारा बेका जो होता है उनसे कहता है कि वो लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है बल्कि वो लड़की मेरी जिंदगी है। मैं उस लड़की को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मुझे उस लड़की को जिंदा बचाने के लिए जाना पड़ेगा। मुझे उस लड़की की सेफ्टी देखनी है, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मुझे उस लड़की को बचाने के लिए जाना है। तो जैसे हमारा बेका जो होता है वहां पर से आगे की तरफ
बढ़ जाता है तो मास्टरों से कहते तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें जिंदा रहना सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि तुम कैसे यहाँ पर इस तरह के माहौल में अपने आप को जिंदा रख सकते हो। तो बेका वहीं पर रुक जाता है, पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाओगे। तो सीनियर मास्टर से कहता है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस दुनिया में जिंदा रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है अगर तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स के स्किल्स नहीं है। मार्शल आर्ट्स के स्किल्स के साथ तुम यहाँ पर अपने जिंदा रहने के चांसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा दोगे और तुम्हारे दुश्मन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा जो होते हैं वो अपनी कार के ऊपर बैठे इस एरिया को छोड़कर कहीं पर जा रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये रोड काफ़ी ज़्यादा लंबा और साथ ही वो एक गाना गा रहे होते हैं। तो जब वो वहाँ पर गाना गा रहे होते हैं और साथ ही में राइमी आगे से गाना गाना शुरू कर देती है तो राइमी जो होती है वहाँ पर उनका साथ दे रही होती है। ग्रैंडपा काफ़ी खुश होते हैं और कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर ये गाना आता है। तो राइमी कहते हैं कि हाँ आपने यहाँ पर ये गाना गाया तो उसके बाद मुझे अगली लाइनें याद आ गई हैं। तो ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि मुझे लगता है किसी तरह एक दिन तुम्हें यहाँ पर अपनी सारी की सारी मेमोरीज वापस मिल जाएंगी और हम लोग इस वक्त जिस जगह के ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारी मेमोरीज को वापस लाने में तुम्हारी मदद की जाएगी, क्योंकि वहाँ के एल्डर जो है उनके पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे वो तुम्हारी मेमोरीज को वापस ला सकते हैं। ग्रैंडफादर उसे अपने साथ लेकर डिवाइन सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे होता है। डिवाइन सेक्टर यानी कि ह्यूमनली डिमोनिक डिवाइन कल्ट की तरफ लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा सिरिन, हम लोग वहाँ पर जाएंगे, तुम्हारी मेमोरीज को वापस हासिल करेंगे और उसके बाद तुम्हें वापस तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। तो जहाँ पर इसे सिरिन कहा जा रहा था क्योंकि इसे अपना नाम याद नहीं रहा था। तो इसी के साथ ही रात के वक्त का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि आज के बाद से तुम्हारा नाम चियोल सिरिन होगा। चियोल मेरा नाम है और चियोल तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम लगेगा और साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पर सिरिन का नाम देता हूँ। क्या तुम्हें तुम्हारा नया नाम पसंद आया? तो हमारी राइमी से कहती है जी मुझे यहाँ पर नया नाम काफी ज्यादा पसंद आया। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पर बिना नाम के जिंदगी तो नहीं गुजार सकती ना, क्योंकि हम लोग ही डिवाइन डिमोनिक कल्ट के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारी मेमोरीज को वापस लाने में वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तो कम से कम यहाँ पर तुम्हारे पास एक नाम तो होना ही चाहिए। तुम्हें यहाँ पर सिरिन का मतलब पता है? सिरिन का मतलब होता है खूबसूरत लड़की जो कि आसमान के ऊपर जा रही है। तो क्या तुम्हें ये नाम पसंद आया? तो वो कहती है हाँ चियोल सिरिन काफी अच्छा नाम है। फिर साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं डिमोनिक डिवाइन कल्ट के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको यूज करके हम लोग मेमोरीज को वापस ला सकते हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो इसी के साथ ही हमारी सिरिन जो होती है चुपचाप उसके पीछे बैठी होती है और सोच रही होती है कि ये मुझे अपने साथ डिमोनिक डिवाइन कल्ट के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। डिमोनिक डिवाइन कल्ट के नाम सुनने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ याद आ रहा है कि डिमोनिक डिवाइन कल्ट एक बहुत ही खतरनाक जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ के लोग कानून को नहीं मानते। हमारी दुनिया में जहाँ पर कहा जाता था कि डिमोनिक डिवाइन कल्ट के अंदर सारे के सारे लोग डीमंस है, वो यहाँ पर राक्षस की तरह होते हैं और वो किसी कानून को नहीं मानते और सारे के सारे इंटोरियस क्रिमिनल्स होते हैं। ये मुझे ऐसी जगह के ऊपर लेकर जा रहे हैं तो ग्रैंडपा वहाँ पर जाने के बाद क्या सेफ रहेंगे? ये मुझे यहाँ पर अपनी मेमोरीज को वापस दिलवाना चाहते हैं, लेकिन उस जगह के ऊपर जाने के बाद ग्रैंडपा को भी नुकसान पहुंच सकता है। ग्रैंडफादर उसे कहता है कि सिरिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर सामने देखो शिंजू डोंग लिखा हुआ है। इस केव को पार करने के बाद हम लोग डिमोनिक सेक्टर की टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। हम लोग राइट की टेरिटरी को छोड़कर दूसरी तरफ निकल जाएंगे। तो वहाँ पर सामने केव होती है, तो उस केव के दूसरी तरफ जब वो निकलेंगे तो वो डिमोनिक पाथ में पहुंच जाएंगे, यानी डिमोनिक सेक्टर में पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ ही वो लोग उस पाथ को क्रॉस करते हैं। उस टनल को क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ निकलने के बाद ग्रैंडफादर उसे कहते हैं देखो अब तुम यहाँ पर जिस जगह के ऊपर उसे 10,000 ग्रेट माउंटेन्स कहा जाता है, ये डिमोनिक डिवाइन कल्ट का एरिया है। तो हमारी जो सिरिन होती है वो सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे तो लगा था कि डिमोनिक कल्ट एक बहुत ही घटिया जगह होगी, एक डेजर्टेड जगह होगी जहाँ पर हर जगह के ऊपर कंकाल पड़े होंगे। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि नहीं बच्चे अभी आगे जाओ, तुम्हें देखोगे तुम और भी ज्यादा हैरान होने वाली। तो वो उसे बाजार के अंदर से लेकर गुजरते हैं जहाँ पर बाजार के अंदर रश लगा होता है, लोग खरीदारी कर रहे होते हैं, दुकानें सजी होती है। तो ये सब कुछ देखने के बाद वो कहते हैं कि ये डिमोनिक कल्ट का एरिया है। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि हाँ ये डिमोनिक कल्ट का ही एरिया है। तुम्हें क्या लगा था कि जहाँ पर डिमोनिक कल्ट के अंदर सभी लोग एक दूसरे को जान से मार रहे होंगे, कोई किसी की इज्जत लूट रहा होगा, कोई किसी को मार रहा होगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखकर हैरानी हो रही है कि जहाँ के बाजार भी नॉर्मल बाजारों की तरह हैं, जैसे कि तुम्हारे राइटियस सेक्टर्स के अंदर होते हैं। हाँ ये लोग भी नॉर्मल लोग हैं। हम सभी लोगों के बारे में सभी लोग यही सोचते हैं। राइटियस लोगों को पता नहीं किसने ये कह दिया कि हम डिमोनिक सेक्टर के लोग डीमंस होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे आम लोग हैं जो यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ एक दो लोगों को छोड़कर जो कि डिमोनिक कल्ट के अंदर डिमोनिक काम करते हैं, बाकी के सभी तो आम निर्दोष लोग हैं जिन्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बस यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और एक आम जिंदगी गुजार रहे हैं। आज से 20 साल पहले जब यहाँ पर डिमोनिक और राइट के सेक्टर्स के बीच में फाइट हुई, तो उस फाइट के बाद से डिमोनिक सेक्टर के अंदर यहाँ पर उन लोगों ने ये बातें फैलाना शुरू कर दी कि डिमोनिक सेक्टर के लोग जो हैं वो कमीने लोग हैं और सारे के सारे डीमंस और राक्षस होते हैं। और उसके बाद उनकी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि किसी ने भी यहाँ पर इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि आज यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी आम फैमिलीज रहती हैं, यहाँ पर भी निर्दोष लोग रहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो लोग यहाँ पर जंग का हिस्सा थे सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर रहते हैं। अब जरा इन सभी लोगों के चेहरों की तरफ
देखो इन लोगों को देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि इनमें कोई डीमन है? ये सभी लोग कितने खुश हैं, लोग हंसते हैं, रोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सभी आम लोगों की तरह, तुम्हारे राइटियस लोगों की तरह ही हैं। फिर आए यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स के लोग हमारे लोगों को इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं और इसी के साथ वो लोग बाजार के एरिया से निकल आते हैं, जबकि हमारी राइमी जो होती है वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मैंने ग्रैंडपा के बारे में गलत सोचा। मैं जहाँ पर बिना ये सोचे समझे कि डिमोनिक कल्ट के लोग भी यहाँ पर नॉर्मल लोगों की तरह हो सकते हैं, मैं इनसे नफरत कर रही थी और इनके बारे में एक राय बना ली थी। लेकिन मुझे लगता है कि ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ पर जो सबक सिखाया है, जिंदगी का सबक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो बस एक बुढ़ा आदमी जो तुम्हें यहाँ पर फर्क समझाने की कोशिश कर रहा था। तो हमारी राइमी उनसे कहती है लेकिन मैंने आपके बारे में यहाँ पर राय बना ली थी, मुझे लगा कि आप भी यहाँ पर इन सभी डिमोनिक लोगों की तरह, डिमोनिक सेक्टर के लोग सारे के सारे बुरे होते हैं। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि प्लीज माफ करना कि मैंने यहाँ पर तुम्हें अलग ही सोच में डाल दिया। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं। फिर साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहता है कि डिमोनिक कल्ट के बारे में तुम अपनी राइटियस दुनिया में जो कुछ भी सुनती आई वो सब कुछ हमेशा सब कुछ गलत तो नहीं हो सकता, उसमें से कुछ बातें सच्ची भी हैं। अभी हम लोग जिस जगह के ऊपर जाने वाले हैं, हम लोग चोनमा के पैलेस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। चोनमा के पैलेस के अंदर असली राक्षस रहती है, वो सारे के सारे बुरे लोग हैं और उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो बुरे काम कर चुके हैं। इसी वजह से वहां पर जाकर तुम्हें बहुत से संभल कर रहना होगा। तो वो से यहाँ पर चोरमा के पैलेस की तरफ लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग जाकर चोरमा के पैलेस के बाहर रुकते हैं तो हमारी जो राइमी होती है वो कहती है कि इस जगह तो बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ तक कि इसका गेट भी इतना ज्यादा बड़ा है। और ग्रैंडफादर जाकर गार्ड के साथ बात कर रहे हो, पता नहीं वहां पर उन्हें अंदर जाने की इजाजत भी मिलेगी या नहीं। तो ग्रैंडफादर वहां पर खड़े होते हैं और इसी के साथ ही गार्ड जो होता है उसका टोकन देखने के बाद वहां पर थर थर कांप रहा होता है। तो वो कहती है कि ये क्या? ग्रैंडफादर ने अपने पास एक टोकन दिया और उस टोकन को देखने के बाद वो गार्ड्स कांप क्यों रहे हैं? फिर साथ ही वहां पर उस टोकन की तरफ दिखाता है कि वो गोल्डन कलर का टोकन होता है जिसके ऊपर डिवाइन सेक्टर लिखा होता है। तो हमारे ग्रैंडफादर उसे कहता है क्या हो गया, क्या मुझे अपना नाम भी बताना पड़ेगा या फिर ये टोकन काफी नहीं है मेरी आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए? तो गार्ड जो होता है वहीं पर उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है सर प्लीज हमें माफ करिएगा, हम आपको पहचान नहीं पाए। और सभी के सभी लोग वहां पर घुटने टेक देते हैं और उसे यहाँ पर वाइस कल्ट लीडर कह के उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो जब वहां पर उसे वाइस कल्ट लीडर कहते हैं तो बाकी के सभी गार्ड्स भी अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि हमारे कैप्टन ने इस बंदे के सामने घुटने टेक दिए और उसे अपना वाइस कल्ट लीडर कहा। इसका मतलब यह है कि वाइस कल्ट लीडर जो 30 साल पहले यहाँ पर से चले गए थे वो वापस आ गए हैं। तुम्हारी राइमी भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहते हैं क्या है ग्रैंडफादर की पोजीशन क्या है, वो डिमोनिक सेक्टर के अंदर उनकी पोजीशन क्या है कि सभी लोग उनके सामने अपने घुटने क्यों टेक रहे हैं? तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि सिरेन चलो आ जाओ अंदर चलते हैं और तुम्हारा इलाज करवाते हैं। और इसी के साथ ही वो सिरेन को अपने साथ लेकर वहां पर डिमोनिक सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। और यहीं पर एक सीन नोवान को भी दिखाया जाता है कि नोवान जो होता है पैलेस के अंदर होता है जब सोल्जर्स भागते हुए बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि हमारे डिवाइन कल्ट के वाइस लीडर जो है वो 30 साल के बाद वापस आ गए हैं और अपने साथ एक खूबसूरत लड़की को भी लेकर आए, चलो सभी लोग वहीं पर चलकर उसे देखते हैं। तो नोवान कहता है कि ये क्या क्या वाकई में वाइस कल्ट लीडर यहाँ पर वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 45 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे नोवान का राइमी के साथ कोई चक्कर चल पाएगा, क्योंकि वो अपनी मेमोरीज को तो भूल चुकी है, यानी कि बेखा को भी भूल चुकी है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? व्हाइट जेड के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे नोवान को भी इस बारे में पता चल जाता है कि राइमी यहाँ पर आ चुकी है, यानी उसे राइमी के बारे में तो नहीं पता चलता, उसे फिलहाल के लिए ये पता चलता है कि यहाँ पर उनके वाइस कल्ट लीडर वापिस आ गए हैं। क्योंकि अब जब वो वहाँ पर पहुंचेगा तो वहाँ पर जाने के बाद जाहिर सी बात उसे राइमी भी दिखाई दे ही देगी। तो नोवान भी जल्दी से भागता हुआ बाहर चला जाता है, जहाँ पर दिखाते हैं कि चोनमा जो होते हैं वो जाकर वाइस कल्ट लीडर को गले मिल रहे होते हैं। सभी लोगों के सामने वो उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि 30 साल हो गए, 30 साल के बाद तुम यहाँ वापिस आए हो। तो हमारे वाइस कल्ट लीडर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, सभी लोग देख रहे हैं, तुम अब चोनमा और तुम यहाँ पर इस तरह से किसी को गले से कैसे लगा सकते हो? तो चोनमा उसे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पिछले 30 साल से अपने दोस्त को अपने गले से लगाने का इंतजार कर रहा और फाइनली तुम यहाँ पर वापिस आ ही गए हो। तो इसी के साथ ही उसे कहता है तो सेक्टर लीडर तुम अपने बारे में बताओ कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा, हाँ यहाँ पर काफी सारी मुश्किलें आती हैं क्योंकि मैं अब चोनमा और चोनमा की पोजीशन के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या करूं मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही चोनमा उसे कहता है कि बताओ कि ये खूबसूरत लड़की कौन है, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने साथ लेकर आया हूँ चोल सीरिन को, ये मेरी पोती है, जरा गौर से देखो। और इसके साथ ही उसी के साथ ही वो सीरिन से कहता है कि बेटा जल्दी से आगे बढ़ो, इनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। तो तुम्हारी राइमी आगे बढ़ती है, अपने सर के ऊपर से कंटोप उतारती है और साथ उन्हें वहां पर अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम चोल सीरिन है। तो जब वो लोग उसे देखते हैं तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि डिमोनिक कल्ट के अंदर शायद उन लोगों ने इतनी खूबसूरत
खूबसूरत लड़की को पहले कहीं पर देखा तो सभी सोल्जर्स भी वहां पर शर्माना शुरू कर देते हैं, उनके चेहरे ब्लश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये तो कोई अफसरा है जो कि ऊपर सीधे आसमान से उतरी हो। यहाँ तक कि ये टकला जो होता है वो भी यहाँ पर खुश हो रहा होता है और कहता है कितनी खूबसूरत लड़की। नोमान उन सभी के बीच में खड़ा होता है। नोमान जैसे वहां पर राइमी को देखता है वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो वही लड़की है ना जो कि उस लड़के के साथ प्यार में थी, फिर इस जगह के ऊपर ये कैसे पहुंची। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे बेखा का दिखाया जाता है कि बेखा की तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो एक मार्शल मास्टर बनना चाहता है। तो हमारे बेखा को एक बुक दी गई थी, उसके मास्टर ने उसे कहा था कि जब तक तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली रिकवर नहीं हो जाती तब तक तुम इस बुक को पढ़ो, इसके अंदर मार्शल आर्ट्स की एक स्पेशल टेक्निक पैचुअन फिस्ट टेक्निक लिखी हुई है। तुम्हारा बेखा जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि आखिर एक बुक को पढ़कर कोई कैसे मार्शल आर्ट्स को सीख सकता है, क्योंकि शायद उसकी उम्र निकल चुकी है मार्शल आर्ट्स को सीखने की, इसी वजह से वो उस बुक की अहमियत को समझ नहीं पा रहा था। उस बुक को देख रहा था और साथ ही मास्टर की बात को याद करता है कि मास्टर ने उसे कहा था कि फिलहाल करिए तुम बिस्तर के ऊपर हो, तुम्हारे जख्म हील नहीं हुए, इसी वजह से बिस्तर के ऊपर पड़े पड़े इस बुक को पढ़ते रहो और इस बुक को पढ़कर तुम इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक पैचुअन फिस्ट को मास्टर कर सकते हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें तलवारबाजी की टेक्निक सिखाऊं और अपनी मार्शल आर्ट्स में ट्रांसफर करूं, तुम्हें पहले पैचुअन फिस्ट टेक्निक को सीखना होगा। तो हमारा बेखा जो होता है वो कुछ दिनों के बाद रेस्ट करने के बाद उठकर बाहर बैठा होता है, सोच रहा होता है कि बुक से यहाँ पर कौन सीख सकता है, मुझे नहीं लगता कि बुक से पढ़ने से मुझे कोई फायदा होने वाला है, पता नहीं मेरी बॉडी कब कंप्लीटली हील होगी और मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा और खुद यहाँ पर अपने हाथों से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है, मुझे राइमी के लिए ये जल्दी से जल्दी करना होगा, मुझे उसे जाकर भी ढूंढना भी है। तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और वहीं पर अपनी फिस्ट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगा हूँ। तो जैसे वो प्रैक्टिस करने लगता है साइड के ऊपर से दो लड़कियां निकल कर आती हैं और उसे कहती है कि तुम कर क्या रहे हो। तो छोटी वाली उसे कहती है कि यंग मास्टर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब तक तुम्हारे जख्म हील नहीं हो जाते तब तक अपने बिस्तर से उठना मत, और तुम यहाँ पर फिर से उठकर खड़े हो गए और प्रैक्टिस कर रहे हो। तो एक लड़की जो होती है वो यहाँ पर उसी एल्डर की पोती होती है जो कि यहाँ पर इसका इलाज करने के लिए आती है, वो डेली यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करने के लिए आती है, इसकी पट्टी खोलकर इसके जख्म को चेक करती है। तो वो उसकी टांग को चेक करती है और कहती है कि तुम्हारी टांग का जख्म तो पूरी तरह से हील हो चुका है, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर अब चल फिर सकते हो, लेकिन तुम्हें फिर भी यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा, टांगे किसी वक्त भी खुल सकते हैं। तो फिर साथ ही हमारा चोखा उसे कहता है कि अच्छा तुम्हारा शुक्रिया, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये लड़की जो है उसी एल्डर की पोती है और हर रोज यहाँ पर ये आती है, इसका नाम जो सियो सियो है। सियो सियो हर रोज यहाँ पर आकर मेरा ट्रीटमेंट करती है, हर रोज मेरा आकर ख्याल रखती है। हालांकि यहाँ पर मैं अपने मास्टर के साथ वहाँ से काफी दूर आ गया हूँ, मास्टर चोइल्स का हाउस इनके एल्डर के हाउस से काफी ज्यादा दूर है, इनके सेकंड हैंड मैनर से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन इसके बावजूद ये लड़की रोजाना इतना सफर करके मेरे लिए यहाँ पर आती है। तो हमारा बेखा जो होता है वहां पर उस लड़की सियो सियो की तरफ देख देख कर अपनी राइमी को याद खा रहा था। तुम्हारा बेखा कहता है कि यह लड़की शायद मुझे पसंद करने लगी है, इसी वजह से यह लड़की इतनी दूर मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए आती है, लेकिन जब भी मैं इस लड़की को देखता हूँ मुझे राइमी याद आ जाती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी तक मुझे राइमी के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से मैं राइमी के बारे में सोचता हूँ मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है ताकि मैं जाकर राइमी को ढूंढ सकूँ, हर हाल में मुझे ठीक होना ही होगा। तो इसी के साथ ही सियो सियो उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करती है और उसे कहती है कि लगता है कि अब मुझे और ज्यादा यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए, मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जबकि वहीं पर दूसरी लड़की जिसका नाम एमचोंग होता है उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हमारी यंग मिस को यहाँ पर आना ही पड़ेगा, डॉक्टर को यहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए बार बार आना पड़ेगा। जिस तरह से तुम बिस्तर के ऊपर टिकते नहीं हो और उठकर खड़े हो जाते हो और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, लगता है कि बहुत ही जल्दी से इसकी जरूरत फिर से पड़ेगी, मुझे तो लगता है कि इसे यहीं पर रख लेना चाहिए। तो हमारा जो बेखा उसे कहता है कि एमचोंग बस भी करो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल करती हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एमचोंग उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एक बात के ऊपर ही भरोसा नहीं है, तुम जो भी कहोगे झूठ ही कहोगे। फिर साथ ही वो नाराज हो जाती है, जबकि हमारा बेखा सोच रहा होता है कि ये लड़की जो है, इस लड़की का नाम एमचोंग है और ये भी सेक्रेट हैंड मैनर से यहाँ पर मुझे असिस्ट करने के लिए भेजी गई है। ये लड़की यहाँ पर मेरा ख्याल रखने के लिए भेजी गई थी, क्योंकि मास्टर चोएल क्योंकि खुद एक लड़के हैं और वो मेरा ख्याल नहीं रख सकते, और मेरा ध्यान रखने के लिए एक लड़की को यहाँ पर भेजा गया था और तब से ये लड़की यहीं पर है। कहा जाता है कि इसके पेरेंट्स जो थे एक डिजास्टर में मारे गए थे, एक बहुत ही बड़ी तबाही मची थी जिसमें इसके पेरेंट्स मार गए और उसके बाद से ये मास्टर एल्डर के पास ही थी, सेक्रेट हैंड मैनर के एल्डर के पास थी। तुम्हारा बेकाल से कहता है कि अच्छा ठीक है एमचोंग, आज के बाद से मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा, जैसे तुम कहोगी बिल्कुल वैसे ही करूंगा। तो वो कहती है क्या वाकई में तुम वादा करते हो? तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर वादा करता हूँ। फिर साथ ही देखते हैं कि मास्टर चोएल अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो, अगर तुम रिकवर हो चुके हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम्हारा बेका कहता है कि मास्टर क्या अभी आना है? तो उसे कहते हैं कि हाँ अभी आना है, हम दोनों अभी यहाँ पर एक फाइट करेंगे। और उसी के साथ ग्रैंडपा भी वहीं पर होते हैं। तो सियो सियो कहते हैं ग्रैंडपा आप भी यहाँ पर आए हैं, आप तो यहाँ पर इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेते, फिर आप यहाँ पर पर्सनली क्यों आए हैं और आपने मुझे भी यहाँ पर भेज दिया। तो इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाता है कि वो तीनों साइड के ऊपर खड़े होते हैं, मास्टर चोएल और बेखा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो मास्टर चोएल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बुक दी थी पैचुअन
पैचुअन फिस्ट की। मैंने तुम्हें कहा था कि उस बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको अच्छी तरह से याद कर लो और उसे मास्टर कर लो, क्योंकि उसी के साथ ही तुम पैचुअन फिस्ट को सीख पाओगे। तो क्या तुमने उसको इंप्रूव किया, मैं देखना चाहता हूँ। तो हमारा बेका कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर उस सारी की सारी बुक को 2-3 बार रीड कर लिया है। तो मास्टर कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि तुम क्या अचीव कर चुके हो, देखते हैं कि क्या तुम यहाँ पर पंच भी मार पाते हो या नहीं। अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुमने उस बुक को पढ़ के क्या सीखा है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर तुमने यहाँ पर उस बुक के अंदर से कुछ सीखा है तभी तो तुम आगे की मार्शल आर्ट्स को सीख पाओगे। तो हमारा बेका जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या, अभी मैं यहाँ पर रिकवर होकर खड़ा हुआ और अभी यहाँ पर मास्टर जो है मेरे साथ स्पार करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फिशी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे मार्शल आर्ट्स तो सीखनी है। मैं यही तो चाहता हूँ, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना। अगर स्ट्रॉन्गर बनने के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट खानी पड़े तो मैं खाने को तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे राइमी को ढूंढने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना ही होगा। और इसी के साथ ही हमारा बेका भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि चले मास्टर, अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और दूसरी तरफ सीओसीओ अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडफादर, आपको नहीं लगता कि अभी यहाँ पर इन दोनों को फाइट नहीं करनी चाहिए? अभी अभी तो मैंने उस लड़के को सर्टिफाइड किया है कि वो कंप्लीटली हील हो चुका है और अभी यहाँ पर मास्टर चोयल उसे एक पंच मारेंगे और वो फिर से जख्मी हो जाएगा। हो सकता है कि उसकी बॉडी के ऊपर जो स्टिचेज हैं फिर से ओपन हो जाएं। तो वो अपने ग्रैंडपा से कह रही होती है कि ग्रैंडपा प्लीज आप यहाँ पर इस फाइट को रुकवा देना। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मार्शल मास्टर्स को लाइट के पास बिन बनाने वाले कीड़ों की तरह कहा जाता है, इन्हें मौत कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। लाइट के इर्द गिर्द घूमने से इनकी मौत हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो कीड़े फिर से निकलते हैं और फिर से लाइट के पास चले जाते हैं। मार्शल मास्टर्स भी ऐसे होते हैं, ये जख्मी होते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से जख्मी होते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से जख्मी होते हैं, यानी कि इन्हें रोका नहीं जा सकता। ये अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए बार बार फाइट करते हैं और मौत को गले लगाने को तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 46 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में बेका के साथ यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे एल्डर जो होते हैं अपनी पोती को बता रहे होते हैं कि मार्शल मास्टर्स जो होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, ये हमेशा मौत को गले लगाने को तैयार होते हैं। इन्हें एक बार मौत से खींचकर बाहर निकालोगे ये फिर से मौत के मुंह में चले जाएंगे। इन्हें इसी तरह से फाइट करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ता है, यानी कि इसी तरह उन्हें करना पड़ता है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, जबकि एल्डर सोच रहे होता है कि ये सब कुछ मेरा किया धरा है, क्योंकि एल्डर को पता होता है कि उन्होंने यहाँ पर जानबूझकर मास्टर चोयल से रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ पर बेका के साथ फाइट करें, लेकिन उनका मकसद ये नहीं था, वो कुछ और चाहते। वो सीन तो हमें आगे दिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर दिखाता है कि हमारा बेका जो होता है वो सोच रहा होता है कि सिर्फ बुक पढ़ के कोई यहाँ पर पैचुअन फिस्ट टेक्निक को कैसे मास्टर कर सकता है। तो मास्टर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहता है कि लड़के मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पैचुअन फिस्ट टेक्निक क्या होती है, और वो उसके करीब पहुंच जाते हैं उसे पंच मारने के लिए। इसी के साथ ही पास का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर एल्डर जो होते हैं अपने पास एक बहुत ही खास किस्म की पिल निकालते हैं और मास्टर चोयल को दे देते हैं और उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो मास्टर चोयल कहता है कि ये क्या तुम वाकई में ये पिल मुझे देना चाहते हो? तो उसे कहते हैं कि हाँ, इसे जाम योंग पिल कहा जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 3 पिल्स बनाई थी, ये बहुत ही कमाल की पिल है, शाओलिन की सुप्रीम एलिक्सर के बराबरी की पिल है, यानी कि इस पिल को खाने के बाद हम लोग अब तकरीबन 10 साल के लिए अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी इतनी खास पिल है। तो मास्टर चोयल कहता है लेकिन तुम ये पिल मुझे क्यों दे रहे हो? तो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मैं ये पिल तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पोती की शादी अपने डिसाइपल बेका के साथ करवा दो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो ये बात सुनने के बाद मास्टर चोयल उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने खुद भी शादी नहीं की और मैं यहाँ पर इन जज्बात और एहसासात को नहीं समझता। अगर मेरा डिसाइपल ये फैसला करे कि वो तुम्हारी पोती से शादी करना चाहता है तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकता, तो तुम अपनी पिल को अपने पास रखो। तो एल्डर उसे कहता है कि नहीं, तुम इस पिल को अपने पास ही रखो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ी नजदीकियां बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मेरी पोती एक डॉक्टर है, वो डेली उसका इलाज करने के लिए जा रही है। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर वो लड़का बीमार होता रहेगा तो मेरी पोती उसके पास जाती रहेगी, उसका ट्रीटमेंट करती रहेगी और एक ना एक दिन दोनों के बीच में प्यार हो ही जाएगा। तो क्या तुम यहाँ पर ऐसा कर सकते हो? क्या तुम उस लड़के को जख्मी कर सकते हो या फिर उसको बीमार कर सकते हो ताकि मेरी पोती उसका ख्याल रखने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वहां पर जाती रहे? तो ये बात सुनने के बाद मास्टर चोयल उसके पास से पिल ले लेते हैं और कहता है कि मुझे लगता है कि ये पिल उस लड़के के काफी ज्यादा काम आएगी, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा कि मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को मान लेता हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर उस पिल को रख ले वहां से आ जाते हैं। लेकिन अब जहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर एल्डर सोच रहे होता है कि मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ये मास्टर चोयल जो है वो लड़के के ऊपर इस तरह से अटैक करके उसको जख्मी करने वाला है ताकि मेरी पोती उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आती रहे। तो हमारा बेका जो होता है वहां पर पंच मारने लगता है, तो मास्टर से कहता है कि लड़के तुम तो कुछ ज्यादा ही स्लो हो, और इसी के साथ ही मास्टर उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारते हैं। तो एल्डर कहता है कि ये कर क्या रहा है, इसका एक ही पंच के साथ उस बेचारे के टांके जो है फिर से खुल जाएंगे। तुम्हारे बेका को जब पंच पड़ता है तो पीछे जाकर पेड़ के साथ टकराता है। ये देखने के बाद हमारी सीओ जो होती है वो बेचारी भी वहां पर एक
जोरदार चीख मारती है और साथ ही वो कहती है ये क्या हो गया मास्टर जी, आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर उसको इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे कर सकते हैं। आमजोंग भी वहाँ पर जलाकर कहती है कि हाँ उसके सारे के सारे टांके फिर से खुल जाएंगे, इतनी मुश्किल से तो उसे हील करवाया था। और साथ ही हमारी सियोसियो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जबकि हमारा बेका जो होता है वो बेचारा बुरी हालत में वहाँ पर पेड़ के साथ जाकर टकराता है, उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो मास्टर उसे कहता है कि लड़की आप बताओ क्या तुम अभी भी मार्शल आर्ट्स को सीखना चाहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जितना भी आसान नहीं होने वाला। तो हमारा बेका जो होता है मार खाने के बाद भी फिर से उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मास्टर मुझसे जानबूझकर यहाँ पर फाइट करके मुझे दिखाना चाहता है कि मार्शल आर्ट्स कितनी ज़्यादा फियर्स हो सकती है, लेकिन मैं अपनी सारी जिंदगी बैटलफील्ड के ऊपर गुजार चुका हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि बैटलफील्ड के ऊपर जख्म तो आते हैं, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बनने की बारी आती है तो उसके लिए ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। तो बेका उठकर खड़ा हो जाता है, हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि मैं ये सीखना चाहता हूँ तो मैं ये ज़रूर सीखूंगा। अब यहाँ पर मैंने जो बुक्स पढ़ी थी वो बुक्स पढ़ने के बाद मुझे समझ आ रही है कि यहाँ पर इस पांच को किस तरह से रिलीज़ करना है, इस पांच को किस तरह से मारना है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी इस टेक्निक को सीख लूँगा और अगली बार जब मैं आपके ऊपर अटैक करूँगा तब मुझे लगता है कि आप भी मेरे अटैक को संभाल नहीं पाएंगे। तो मास्टर चोएल भी उसको देखता है कि वो फिर से उठकर खड़ा हो गया और फिर से पंच मारने के लिए रेडी है। तो वो कहता है कि मैंने इस लड़के के अंदर से महसूस किया था, जब मैंने इस लड़के को पहली बार देखा था उन सोल्जर से फाइट करते वक्त, मुझे उसी वक्त महसूस हुआ था कि इस लड़के अंदर कोई ना कोई खास बात तो ज़रूर है, इसी वजह से मैंने इस लड़के को अपना डिसाइपल बनाया था। तुम्हारा बेका जो होता है बड़ी तेज़ी के साथ भागता मास्टर की तरफ आके लपकता उन्हें पंच मारने के लिए। मास्टर के करीब पहुंचता और मास्टर भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं लगता है कि इस लड़के को ट्रेनिंग देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वहाँ पर फिर से एक ज़बरदस्त धमाका होता है। खैर यहाँ पर मार तो बेका कोई पड़ी है, तो बेका जो होता है वो जख्मी हालत में फिर से बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है और कहता है कि देखो मैं फिर से बेड के ऊपर आकर पड़ा हूँ, एक ही स्पार्क के साथ मैंने उस बुक को जो कुछ पढ़ा था वो सारे का सारा फ्लॉप हो गया, यानी कि उस बुक के अंदर जो लिखा था वो सब कुछ ठीक था लेकिन मैं उसे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया। और इसी के साथ ही वो अपनी फाइट को याद कर रहा था कि मैं तो मास्टर के ऊपर एक फिंगर भी नहीं लगा पाया, यानी कि मास्टर को टच भी नहीं कर पाया और मास्टर ने मुझे 2 बार पंच मारा, दोनों बार उन्होंने मेरी हालत ख़राब कर दी। मुझे लगता है कि आमजोंग जो है वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होगी, उसे लगा होगा कि शायद मैं यहाँ पर मरने वाला हूं, क्योंकि आमजोंग वहां पर बीच में आ गई थी जब मास्टर मुझे तीसरा पंच मारने वाले थे। उस वक्त में वो बीच में आई और उसने आकर मुझे बचा लिया। अगर वो बीच में नहीं आती तो मास्टर तीसरा पंच मारकर तो मेरी हालत ही खराब कर देते। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि मास्टर चोइल वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के क्या तुम होश में हो, क्या तुम्हें होश आ गई? तो वो कहता है जी मास्टर मैं ठीक हूँ। तो मास्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि चलो फिर तुम्हारे ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं, तुम बेहोश हो गए थे इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट पहले करके गया था और तुम्हारे लिए अभी एक बहुत ही खास चीज़ लेकर आया हूँ। तो वो उसे पिल खिला देते हैं और उसे कहता है कि लड़की अब यहाँ पर बैठो और साथ ही अपनी एनर्जी के साथ उसकी बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। तो मास्टर उसे कहता है कि ये पिल की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंटेन करना है, जरा सी एनर्जी को भी अपनी बॉडी के अंदर से जाने मत देना, तुम्हें इसे इंड्योर करना होगा। वैसे तो कल्टीवेशन जो होती है वो बचपन से स्टार्ट की जाती है 5-6 साल की उम्र से, तब जब हमारी जो बॉडी होती है वो इस यानी मार्शल आर्ट्स और मेडियंस के हिसाब से अपने आप को रिकवर करती है और अपने आप को बेस्ट एडजस्ट करती है, ताकि हम लोग अपनी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी कोर बना सके और इंटरनल एनर्जी को गैदर करना सीख सके। लेकिन अब तुम्हारी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बावजूद तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें यहाँ पर ये करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर इस एनर्जी कोर को बनाना होगा ताकि तुम अपनी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी को स्टोर कर सको, तभी तुम पैचुअन फिस्ट को रिलीज कर पाओगे, क्योंकि पैचुअन फिस्ट जो है वो एनर्जी के साथ ही रिलीज होती है और उसके अंदर एनर्जी के साथ ही अटैक करना पड़ता है। और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी फिस्ट स्टाइल यानी कि अपना स्वर्ड स्टाइल भी सिखाऊंगा, तलवारबाजी की टेक्निक भी सिखाऊंगा। तो मास्टरों से कहते हैं लेकिन एक तलवार को उठाना इतना भी आसान नहीं होता, तलवारबाजी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तुमने बैटलफील्ड के ऊपर स्पीयर का इस्तेमाल किया होगा, मैंने तुम्हें उस दिन स्पीयर के साथ फाइट करते हुए देखा था, लेकिन तलवार को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। लेकिन खैर तलवार सिर्फ और सिर्फ एक स्वर्ड एक ऐसा वेपन होता है जो किसी को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बहुत सारी बैटलफील्ड से मेरी बहुत सारी फाइट्स हुई, स्वर्ड फाइट्स हुई, बहुत सारी लाइफ एंड डेथ की बैटल्स हुई, जिसके बाद मैंने यहाँ पर तलवारबाजी को समझा और तलवार के एसेंस को समझा है। मास्टर जो होते हैं वहाँ पर उसकी एनर्जी को महसूस कर पा रहे होते हैं और मास्टर कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के अंदर से महसूस हो रहा है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस लड़के ने कभी तलवारबाजी की होगी, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से मुझे स्वर्ड हो रहा महसूस हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि ये किसी रिनाउंड फैमिली का यंग मास्टर रह चुका है। तुम्हारा बेका अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर क्या मैं उन लोगों को काट पाऊंगा? तो उसके मास्टर से कहते हैं कि क्या मतलब है, तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? तुम्हारा बेका कहता है कि मास्टर वो लोग जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, जिन लोगों ने मेरी फैमिली को मार डाला, कि मैं उन सभी लोगों की बॉडी को उसी तरह काट पाऊंगा जिस तरह से आपने काटा था। तो मास्टर से कहते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो। और साथ ही मास्टर सोच रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बात
है। इस हालत में तो यहाँ पर ये सांस लेना भी इसके लिए मुश्किल होना चाहिए था, जिस हालत में ये यहाँ पर मुझसे बात कर रहा है और ये यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ रहा है। मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और एक ना एक दिन ये लड़का मुझसे भी आगे निकल जाएगा, यानी कि एक दिन ये मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान बनेगा। मास्टरों से कहता है कि लड़के, तुम ना सिर्फ अपना बदला लेने के लिए उन इंसानों को काट पाओगे, बल्कि मैं तुम्हें ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम आसमान और चांद को भी दो टुकड़ों में काट सकते हो। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 47 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है जहाँ पर बेखा कितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और दूसरी तरफ राइमी का क्या हाल है, क्या नोमान राइमी से मिल चुका है या नहीं। तो गाइस, कैसे आप सब लोग। व्हाइट जेड के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जो होते हैं वो बेखा से कह रहे होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्गर बना दूंगा कि तुम अपनी तलवार के साथ आसमान और चांद को भी दो टुकड़ों में काट सकते हो। तुम यहाँ पर लोगों को काटने की बात कर रहे हो और इसी के साथ ही वो से कहते हैं कि अब जल्दी से हील हो जाओ ताकि तुम्हें यहाँ पर और स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके। तो अब नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है जब सीओ का ट्रीटमेंट करने के लिए आती है तो हमारा बेखा जो होता है उठकर खड़ा होता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी होती है। उस पिल को एब्जॉर्ब करने के बाद अब उसकी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी आ चुकी है और इंटरनल एनर्जी के साथ वो अपनी बॉडी को खुद से हील कर सकता है और रातों रात उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है। माँ बेखा कहता है कि तुम फाइनली यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए आई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है क्योंकि आज मैं पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो सीओ कहते हैं कि ये क्या, एक ही रात में इसके सारे के सारे जख्म पूरी तरह से हील कैसे हो गए। तुम्हारा बेखा जो होता है वहां पर उनके पास आता है तो उसी के साथ ही एमजोंग उसे कहती है कि यंग मास्टर, क्या तुम वाकई में ठीक हो। तो वो उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं हो, ना ही तुम्हें अब यहाँ पर मेरे बारे में और ज्यादा परेशान होने की जरूरत है क्योंकि अब मेरी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी चोट नहीं आने वाली, मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा बेहतर शेप में। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दिनों तक मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने के लिए। तो एमजोंग, अगर तुम चाहो तो आज तुम घर जल्दी वापस जा सकती हो क्योंकि तुम्हें आज यहाँ पर मेरा ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा बेखा वहां पर उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। तो सीओ साइड के ऊपर खड़ी होती है और कहती है कि देखो तो जरा, इसे इस हालत में देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे यहाँ पर इस बात की खुशी है कि ये बिल्कुल ठीक हो गया और अब यहाँ पर दोबारा इतनी जल्दी जख्मी भी नहीं होने वाला क्योंकि इसकी बॉडी मुझे पहले से काफी ज्यादा बेहतर लग रही है। तो वो एमजोंग से कहता है कि एमजोंग, क्या हम दोनों चलें ग्रोसरी करने के लिए, चलो दोनों शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। तो एमजोंग उसे कहते हैं नहीं यंग मिस, तुम अकेले चले जाओ। और साथ ही वहां पर वो शर्मा रही होती है और उसे कहती है कि मुझे यंग मास्टर के लिए डिनर तैयार करना है, मुझे उसकी पसंद की डिशेज बनानी है, इसलिए तुम जाओ जाकर ग्रोसरी कर लो। और साथ ही वो शर्मिंदा होकर शर्माते वहां पर से भागते हुए रूम के अंदर चली जाती है। तो हमारी सीओ जो होती है वो देखने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है कि लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, यानी कि सिर्फ यहाँ पर हमारी एमजोंग जो है वो बेखा को पसंद करने लगी है। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से सेकंड हैंड मैनर का दिखाया जाता है जहां पर एल्डर जो होते हैं अपने पेशेंट्स को चेक कर रहे होते हैं। वो एक लड़की की पल्स को चेक करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम लोगों को बहुत ज्यादा बधाई हो। तो इसी के साथ ही वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ आपकी मेडिसिन की वजह से पॉसिबल हो पाया, वरना हम लोग तो कितने अरसे से ट्राई कर रहे थे, 20 साल हो गए हैं, हमारे घर में कोई औलाद नहीं है। वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो एल्डर उनसे कहता है कि जरा ध्यान रखना क्योंकि अब तुम्हारी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इस बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा जब तक ये बच्चा पैदा नहीं होता। वो दोनों वहां पर से उन्हें बाय बोलकर चले जाते हैं और साथ ही वहां पर ग्रैंडफादर सोच रहे होते हैं देखो तो जरा, इस उम्र में भी यहाँ पर लोगों के बच्चे हो सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी जो सीओ होती है अंदर आ जाती है और आकर ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा आप यहाँ पर कौन सी सोच में डूबे हुए हैं, आप क्या सोच रहे हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि सीओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहाँ पर भेजा था और तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रही हो। तो सीओ उनसे कहते हैं ग्रैंडफादर हो, मैं कहाँ पर जाऊंगी, ये मेरा भी तो घर है और मैं आपके क्लिनिक में नहीं आ सकती क्या। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें कहा था कि जाकर उस यंग मास्टर का ख्याल रखना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इस वक्त तुम्हें उसके पास होना चाहिए था। तो उसी के साथ ही उसे कहते हैं कि ग्रैंडफादर मुझे लगता है कि आप यहाँ पर जो कुछ भी सोच रहे हैं मुझे भी समझ आ रही है आप क्या सोच रहे हैं, और वैसे भी अब उस लड़के को और ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन रातों रात उस लड़के की बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है और अब उसका ऑरा काफी ज्यादा अलग हो चुका है, यानी कि अब उसे चोट लगती भी है तो उसी वक्त वो ठीक हो जाती है। तो ग्रैंडफादर ये बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, लगता है कि मैंने अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि मास्टर चोयल जो होते हैं वो हमारे बेखा के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, यानी उसे सिखा रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के रात की एनर्जी वाली पिल को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी बॉडी पहले से बेहतर शेप में, अब यहाँ पर तुम बड़ी तेजी के साथ हील कर जाते हो और मुझे लगता है कि तुम्हें चोट भी नहीं लगती। मैं इतनी बार तुम्हें पीट चुका हूँ लेकिन इसके बावजूद तुम्हें एक हल्की सी चोट भी नहीं आई। इसका मतलब यह है कि अब हम लोग यहाँ पर
स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अपनी अगली टेक्निक्स के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें पैचुअन फिस्ट आर्ट को कंप्लीटली मास्टर करना होगा। जब तुम पैचुअन फिस्ट आर्ट को कंप्लीटली मास्टर कर लोगे तभी मैं तुम्हें स्वर्ड स्टाइल सिखाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? तो बेखा कहता है जी मास्टर, मुझे आपकी बात की समझ आ गई। और इसी के साथ हमारा बेखा जो होता है फिर से वहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जबकि मास्टर सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि वो पिल ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। तो मास्टर चोएलू से कहते हैं कि चलो आ जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम्हारी फिस्ट टेक्निक कितनी बेहतर हुई है। तुम्हारा बेखा बड़ी तेजी के साथ मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो सीन फिर से वहां पर एल्डर के पास पहुंचता है। तो एल्डर अपनी पोती से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि वो जख्मी नहीं होता। तो हमारी सीओसी उनसे कहते हैं कि मुझे क्या पता वो कैसे जख्मी नहीं हो रहा, लेकिन वो मैंने फाइट देखी है उन दोनों की। वो अपने मास्टर के साथ फाइट कर रहा था लेकिन उसे चोट ही नहीं लगती। तो फिर साथ ही उसे कहते हैं कि जब वो दोनों फाइट कर रहे थे तो वहां पर उसकी बॉडी के ऊपर हल्का सा स्क्रैच भी नहीं आ रहा था। तो मास्टर कहते हैं कि लो, मैंने वाकई में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। मैंने उसे जैमयोंग पिल दे दी थी, वो मेरी बनाई हुई सबसे कमाल की पिल है। और उसके साथ अब जहाँ पर वो लड़का जख्मी नहीं होगा तो सीओसी उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कैसे जाएगी। तो ग्रैंडफादर जो होते हैं परेशान होकर बैठ जाते हैं। और इसी के साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मास्टर मेरी उस लड़के के साथ शादी करवाना चाहता है, क्योंकि ग्रैंडफादर जो है वो परेशान है, क्योंकि वो यहाँ पर बुढ़े हो चुके हैं और मेरा और ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकते। लेकिन उनको क्या बताऊं कि वो लड़का पहले से किसी और से प्यार करता है। जब मैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वहां पर जाती थी और बेहोश होता था, उस वक्त वो एक ही नाम पुकारता था, वो किसी राइमी का नाम पुकारता रहता था। इसका मतलब है कि वो किसी और से प्यार करता है। जब वो किसी और से प्यार करता है तो फिर मैं जहाँ पर उसे उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ, जहाँ पर उसे फोर्स कैसे कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझसे पहले भी वहां पर कोई और है, यानी एमजोंग भी तो है, वो भी तो उसे पसंद करती है, वो भी तो उसे प्यार करती है। आमजोंग ने कहा था कि आज वो उसके लिए सबसे बेस्ट कपड़ा खरीद कर लाएगी, उसके लिए नए कपड़े बनाएगी, और ये सब कुछ वो प्यार में तो कर रही है। और वो ये सब कुछ क्यों करेगी? तो एमजोंग को दिखाता है कि वो बाजार में होती है और वहां पर एक बंदे के पास से कपड़े खरीद रही होती है। और वो काफी सा शर्मा भी रही होती है, क्योंकि उसे बेखा के लिए यहाँ पर एक नई ड्रेस बनानी है। उसके पुराने कपड़े फाइटिंग में फट गए थे, इसी वजह से वो उसके लिए नया कपड़ा लेने के लिए आती है और वहां पर एक कपड़ा खरीद लेती है। जब वो कपड़ा खरीद रही होती है, इसी के साथ साइड के ऊपर दिखाता है कुछ गुंडे लोग खड़े होते हैं। अहमजोंग जो है वो उन लोगों के पास से भाग कर गई थी और इन लोगों ने जहां पर दोबारा से उसे देख लिया तो वो कहता है ये तो वही लड़की है, अब फाइनली जहां पर हमें मिल ही गई है, तो चलो इस लड़की को दोबारा से पकड़ लेते हैं। इस बार ये हमसे भाग कर नहीं जानी चाहिए। दुनिया कितनी ज्यादा छोटी है, चाहे ये कितनी दूर क्यों ना चली जाए, लेकिन ये हमसे भाग कर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो वो गुंडे जो होते हैं वहां पर से एमजोंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं तुम्हारा बेखा जो होता है प्रैक्टिस कर रहा था, वो अकेले यहाँ पर प्रैक्टिस किए जा रहा होता है, लेकिन उसे यहाँ पर सही से कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तुम्हारा बेखा कहता है कि मैं यहाँ पर पैचुअन फिस्ट टेक्निक को परफॉर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिस्ट टेक्निक ठीक नहीं है। मास्टर जब पैचुअन फिस्ट टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो उनकी फिस्ट टेक्निक टायरानिकल लगती है, यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक लगती है, लेकिन मेरी फिस्ट टेक्निक वैसी नहीं है, मेरी फिस्ट टेक्निक बहुत ज़्यादा नरम है। ऐसी क्यों है? तो उसके मास्टर ने भी उसे कहा था कि तुम्हारी स्ट्राइक तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की स्ट्राइक के जैसी है, तुम्हें बस यहाँ पर अपनी टेक्निक को बेहतर बनाना है। सिर्फ और सिर्फ बुक के अंदर से बुक को पढ़कर तुम यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकते, तुम्हें अपना स्टाइल डेवलप करना होगा, तुम्हें यहाँ पर फॉर्म को ब्रेक करना होगा, यानी कि तुम्हें यहाँ पर खुद से इस टेक्निक को ब्रेक करके इसके अंदर से ब्रेक थ्रू निकालकर खुद अपनी टेक्निक को डेवलप करना होगा, तभी तुम इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर पाओगे। तुम्हारे बेखा को इसी लफ्ज की समझ नहीं आ रही होती कि फॉर्म को ब्रेक कैसे करना और कैसे यहाँ पर अपनी टेक्निक डेवलप करनी है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने मास्टर को टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखा और वो सिर्फ अपने मास्टर को कॉपी कर रहा था। असल में उसे अपने मास्टर को कॉपी नहीं करना, बल्कि उसे अपने लिए एक नई टेक्निक बनानी है। तो इसी के साथ ही जब वहां पर खड़ा सोच रहा होता है, हसियो वहां पर आ जाती है। हसियो वहां पर आने के बाद से कहते हैं कि यंग मास्टर क्या आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है? तो वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे जरूरत तो नहीं है। फिर साथ ही वो उसकी बॉडी को चेक करती है और कहते हैं लेकिन मुझे ग्रैंडपा ने भेजा था तुम्हें चेक करने के लिए। फिर साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर आज तो एक भी चोट नहीं है, इसका मतलब यह है कि वाकई मुझे आज के बाद यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर की मेहरबानी है कि तुम्हारी मेडिसिन मेरे ऊपर काम कर रही है, इसी वजह से अब मैं और ज्यादा जख्मी नहीं होता। तो सीओ से कहते हैं कि एमजोंग घर वापस नहीं आई। तो हमारा बेका उसे कहता है कि मैंने तो उसे काफी देर से नहीं देखा और वो तुम्हारे साथ ही तो यहाँ पर से निकली थी। तो वो उसे कहते हैं कि वो तो मार्केट में गई थी, उसने कहा था कि वो तुम्हारे लिए कपड़ा खरीद कर लाएगी, यानी कि सुबह के वक्त ही वो हमारे घर से निकल आई थी तुम्हारे लिए यहाँ पर एक कपड़ा खरीद कर लाने के लिए, ताकि तुम्हारे लिए कपड़े सिल सके। तो हमारा बेका कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि वो सुबह से निकली और अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची, इसका मतलब यह है कि उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। हमारा बेका बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ बाजार की तरफ चला जाता है ताकि उसे ढूंढा जा सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 48 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एमजोंग के साथ क्या होने वाला है। क्या एमजोंग भी उन्हीं लोगों की तरह मर जाएगी जिस तरह हमारे बेका के सभी करीबी लोग मर जाते हैं?
तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि एमजोंग जो है वो गायब हो चुकी है। एमजोंग अभी तक घर वापस नहीं आई, जिसकी वजह से हमारा बेखा जोधा उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो वहाँ सॉन्ग में एक बड़ी तेजी के साथ जंगल में भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जिस रास्ते से वो मार्केट की तरफ गई होगी। तो वहाँ सॉन्ग में कहता है कि उसे अभी तक घर वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो इतनी देर तो बिल्कुल भी नहीं लगाती। अब जबकि यहाँ पर हमारी मिस यो ने बताया कि वो सुबह के वक्त निकली थी कपड़ा खरीदने के लिए, तो अभी तक तो उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए था ना, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। वो पहले कभी लेट नहीं होती, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए निकला हूं। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि हमारी एमजोंग के साथ क्या हुआ। एमजोंग जैसे ही वहां पर से एक ड्रेस का कपड़ा खरीदने के बाद वापस अपने घर की तरफ आ रही होती है, तो वहीं पर रास्ते में वो गुंडे जो होते हैं वो निकल आते हैं और उसे कहते हैं कि लड़की तुम कहां पर जा रही हो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम वाकई में हमसे भाग कर जा सकती हो। जबकि हमारा बेखा जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर उस लड़की को ढूंढ कर निकालूंगा। एमजोंग ने जितनी ज्यादा पिछले एक महीने से मेरी हिदमत की है, जितना ज्यादा उसने मेरा ध्यान रखा है, तो मैं यहाँ पर उसे हर हाल में ढूंढ कर निकालूंगा और उसे उसके साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ एमजोंग को वो लोग उठाने के बाद एक छोटी सी कॉटेज के अंदर ले जाते हैं और उसे वहां पर जाकर मुंह उसका बांध देते हैं और उसके हाथ भी बांध देते हैं और उसे कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर हमसे भागकर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अब तो तुम यहाँ पर पहले से भी थोड़ी बहुत बड़ी हो गई हो, पहले तो तुम थोड़ी छोटी थी लेकिन अब तुम बड़ी होगी और तुम यहाँ पर ज्यादा पैसे कमा कर दे सकती हो, यानी कि तुम यहाँ पर अच्छे कस्टमर्स को घेर कर लाओगे और तुम ऊपर से काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर जितना नुकसान हमारा हुआ है तुम्हारे भागने के बाद, हम वो सारे का सारा कुछ ही दिनों में पूरा कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारे तो बहुत सारे कस्टमर्स आने वाले हैं। तो वो वहां पर से दरवाजा बंद करके बाहर निकल आता है। तो उसका साथी उसे कहता है कि बॉस अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या वाकई में ये करना चाहिए। तो उसका साथी उसे कहता है कि क्या मतलब है हमें ये करना चाहिए, हम लोग यहाँ पर यही काम तो करते हैं और क्या नया काम करेंगे। तो उसका साथी उसे कहता है लेकिन बॉस ये छोटा सा गाँव है, कहीं अगर यहाँ पर मिलिट्री या पुलिस को पता चल गया तो फिर हमारे साथ दिक्कत हो सकती है, वो हमें पकड़ भी सकते हैं। तो उसका साथी उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि ये गाँव छोटा है और बहुत ज्यादा दूर है शहर से, इसी वजह से तो यहाँ पर ये सब कुछ करना आसान है। यहाँ पर अगर कोई लड़की गायब भी हो जाती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई इसे कहाँ तक ढूंढ लेगा। यहाँ तक पुलिस वगैरह भी इस गांव में नहीं आती, यानी कि मिलिट्री के लोग इस गांव में बिल्कुल भी नहीं आते, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर इन लड़कियों को यहाँ पर से ले जाएंगे और जाकर इनसे अपना धंधा करवाएंगे। इसी वजह से मैं इस तरह के छोटे मोटे गाँव में आकर लड़कियां ढूंढता हूँ। तो यहीं पर रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं कि हमारी एमजोंग जो होती है वो जब उठती है और सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर उन लोगों ने 3 और लड़कियों को भी किडनैप किया होता है। तो ये लोग यहाँ पर इन लड़कियों को किडनैप करके लेकर जाते हैं और इनसे जाकर धंधा करवाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा बेखा जो होता है वो जब रास्ते में आ रहा होता है वहां पर उसे एमजोंग को ढूंढते ढूंढते तो वहां पर रास्ते में उसे एक कपड़ा दिखाई देता है। तो जब उसे कपड़े का टुकड़ा दिखाई देता है उसे देखने के बाद वो हैरान होता है और कहता है कि ये कपड़ा बिल्कुल नया लग रहा है, इसका मतलब यह कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर किसी से गिरा है। मुझे लगता है कि ये एमजोंग ने ही गिराया होगा, क्योंकि एमजोंग मेरे लिए कपड़ा खरीदने के लिए आई थी, तो ये तो ड्रेस उसी ने खरीदी होगी और उसी ने यहाँ पर गिराया होगा। लेकिन उसके साथ हुआ क्या होगा, वो कहाँ पर है? मुझे लगता है किसी ना किसी ने उसे उठा लिया, किसी ना किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर हर हाल में उसे ढूंढना ही है, कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले कि देरी हो जाए और मैं एमजोंग को भी खो दूं जैसे मैंने अपने लोगों को खो दिया। तो हमारा बेखा सोच रहा था कि यहाँ पर आसपास मैं उसे कैसे देखूंगा। अगर मैं यहाँ पर किसी बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ पाता और ऊंचाई के ऊपर से देख पाता तो शायद मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता कि इस जंगल के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर उसे छुपाया जा सकता है, उसे किडनैप करके रखा जा सकता है। तुम्हारा बेखा जो होता है वो सोच रहा होता है कि कब मैं यहाँ पर कीगोंग टेक्निक को यूज कर पाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर नोवान और मेरे मास्टर यूज करते हैं। मेरे मास्टर तो हवा में उड़ सकते हैं और नोवान जो है वो जंप करते हुए बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ जाता है। उस टेक्निक को मैं कैसे यूज कर पाऊंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि नोवान को मैंने एक बार ये करते हुए देखा था जब वो दरवाजे के ऊपर चढ़ा था अपनी इस कीगोंग टेक्निक के साथ, तो मैं यहाँ पर इस टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। मैंने उसके बेसिक्स को देखा है कि हमें बस अपनी की पावर को अपने पाँव के अंदर इम्ब्यूट करना होता है और उसके साथ हवा के ऊपर प्रेशर डालकर मैं ऊपर की तरफ चढ़ना होता है। तो क्या मैं इसे ट्राई करके देखूं? मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी ये करना है, मुझे एमजोंग को बचाने के लिए करना ही होगा। मैं उसकी टेक्निक को सेम कॉपी करके देखूंगा, अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर से करके रहूंगा। और इसी के साथ ही हमारा बेखा जो होता है वहाँ पर अपनी टेक्निक को यूज़ करने लगा है, यानी कि वो अपनी कीगोंग टेक्निक को यूज़ करने लगा है और उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा है। तो बेखा कहता है कि यही सही वक्त है सीखने का, यानी यहाँ पर इसको परफॉर्म करने का, क्योंकि डेस्परेट सिचुएशन में अक्सर यहाँ पर मार्शल आर्ट्स जो है वो कंप्लीटली मास्टर की जा सकती है। तुम्हारा बेखा जो होता है वहाँ पर बड़ी तेजी के साथ अपने पाँव के नीचे की पावर को इम्ब्यूट करते ऊपर की तरफ जंप करते हुए चढ़ना स्टार्ट करता है और कुछ ही सेकंड्स में हमारा बेखा जो होता
होता है एक बड़े से पेड़ की बड़ी सी डाल के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पर जंप करने के बाद वो डाल के ऊपर खड़ा होता है, अपने बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि ये क्या, ये तो वाकई में काम कर गया, मैं तो इस पेड़ के ऊपर चढ़ आया हूँ। लेकिन इसी के साथ जब वो पेड़ के ऊपर खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। एक तो वहां पर हवा होती है, दूसरे यहाँ पर उसके पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद अपनी की के साथ अपने पाँव को वहां पर पेड़ के ऊपर बैलेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो बेका जैसे ही वहां पर पीछे की तरफ गिरने लगता है, इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है पेड़ के ऊपर अपना हाथ मारता है ताकि वो पेड़ को वहां पर मजबूती से पकड़ सके। और ना चाहते हुए उसके हाथ के अंदर से उसका ओरा रिलीज होता है, उसकी उंगलियों के ऊपर उसका ओरा रिलीज होता है, जो कि उसे पेड़ के अंदर उसकी उंगलियां दंसाने में मदद करता है। हालांकि पेड़ काफी ज्यादा टफ होता है, लेकिन उसकी उंगलियां जो होती है वो पेड़ के अंदर दंस जाती है। और बेका कहता है कि ये क्या, मैं इस टेक्निक को कैसे सीख गया, ये तो फिश टोरा है। यानी कि फिश टोरा के साथ वो पेड़ के साथ लटक जाता है। तो हमारा बेका काफी हैरान होता है और कहता है कि मेरे मास्टर मुझे यही तो सिखाने की कोशिश कर रहे थे, मास्टर पैचियन फिश टेक्निक के साथ मुझे यही सिखा रहे थे कि मुझे अपने पंच के अंदर अपने फिश टोरा को रिलीज करना होगा ताकि उस ओरा के साथ मैं अपने पंच के अंदर पावर क्रिएट कर सकूं। और फाइनली मैंने यहाँ पर इसको समझ लिया कि इसे कैसे करते हैं, बस अपना ध्यान लगाना है और अपने हाथ के अंदर अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करना है और मैं यहाँ पर इसको कर सकता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि फिलहाल के लिए इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी आसपास देखना होगा और देखना होगा शायद कोई यहाँ पर आउट हाउस हो जिसके अंदर उन्होंने एमजोंग को किडनैप करके रखा हो। तो वहां पर उस पेड़ के ऊपर खड़े होकर हमारा बेका जो होता है आसपास देखना शुरू करता है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से हमें उस आउट हाउस का दिखाया जाता है जहां पर उन लोगों ने लड़कियों को किडनैप करके रखा होता है। हमारी एमजोंग जो होती है वहां पर बैठी बैठी सोच रही होती है कि मैं एक बेवकूफ लड़की हूँ, मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर इन लोगों से बचकर निकल सकती हूँ। वो पास्ट का सीन दिखाती है कि जब उसके पेरेंट्स के मरने के बाद वो गलियों में बस एक भिखारी लड़की की तरह घुमा फिरा करती थी। उस वक्त ये लोग आए थे और इन लोगों ने आकर उसे खाना दिया था। उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी 5 साल की बच्ची थी, तो उसे यहाँ पर इतना कुछ पता नहीं था दुनिया के बारे में कि ये कमीने लोग उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने इसे यहाँ पर पेट भर का खाना दिया और यहाँ पर रहने के लिए जगह दी, लेकिन साथ उसे यहाँ पर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर एक मोटे ताजे बंदे के पास भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर उसे ये भी नहीं पता था कि मोटे ताजे लोग जो उन्हें यहाँ पर बच्चों के साथ ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो इसकी एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं। तो हमारी एमजोंग को तैयार करके जब उस बंदे के पास भेजा जाता है तो वो ठरकियों की तरह उसकी तरफ देख रहा होता है। हमारी एमजोंग जो होती है वो डरकर वहां से भाग जाती है और वहां से भागने के बाद वो सीधी जहां पर पहुंच आई थी जहां पर से एल्डर यानी इस डॉक्टर ने उसे अपने घर में रख लिया था। और डॉक्टर के पास रहने के बाद फाइनली जब वहां पर सोंगबेक आया तो सोंगबेक के पास उसे उसके पास भेजा गया ताकि वो उसको असिस्ट कर सके। और सोंगबेक उसे किसका कितना ज्यादा ख्याल रखता है, उसे कितना ज्यादा प्यार करता है, ये सब वो बातें याद करती है और कहती है मैं जहां पर इन सभी बातों को कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कभी सोंगबेक से मिल पाऊंगी। ये मेरी पनिशमेंट है कि मैंने जहां पर जिस बंदे का ख्याल रखना था उससे प्यार कर लिया। और इसी के साथ ही बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, गुंडे चिल्ला रहे होते हैं। तो एमजोंग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, बाहर जहां पर गुंडों के चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है। फिर साथ ही वहां पर दरवाजे के करीब कोई पहुंचता है और आकर दरवाजे को तोड़ देता है। तो जब दरवाजा वहां पर टूट जाता है तो एमजोंग सोच रही होती है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन आ गया, लगता है कोई हमें बचाने के लिए आया है। तो दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है और इसी के साथ ही हमारा बेका अंदर आता है और आने के बाद उसे कहता है कि एमजोंग चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, प्लीज मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर लेट हो गया। तो वो उसके सामने आता है, अपना हाथ उसके सामने करता है और कहता है कि चलो घर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 49 का एंड होगा। तो उसके बाद हमारा बेका जो है अब यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाला है और साथ ही अभी यहाँ पर कुछ एपिसोड यानी 1-2 एपिसोड्स के बाद हमें सोंग जोंग को भी दिखाया जाएगा। इसका भाई जो है वो अभी भी यहाँ पर है और काफी सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, व्हाइट जेड के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा बेका जो होता है एमजोंग को अपने कंधे के ऊपर उठाकर वहां पर से घर की तरफ जा रहा होता है। तो एक पिगी बैग बनाकर उसे अपने घर की तरफ लेकर जा रहा होता है। रास्ते में वो सोच रहा होता है कि ये कुछ बोल नहीं रही क्योंकि वो वहां पर बस शर्माए जा रही होती है और साथ ही उसके साथ चिपकी होती है। तो हमारा जो बेका होता है वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मार्केट में मेरे लिए कपड़े लेने के लिए गई थी और रास्ते में मुझे एक कपड़े का पीस मिला भी था, क्या तुम वाकई में मेरे लिए कपड़े लेने के लिए गई हुई थी। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेने के लिए गई थी। तो हमारे बेका ने वही कपड़ा जो होता है उसकी टांग के ऊपर बांध दिया होता है जहां पर उसे चोट लगी होती है। तो हमारा बेका उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये कपड़े जो तुम मेरे लिए लेकर आई वो सबसे पहले तुमने यहाँ पर पहन लिए हैं। इसी के साथ ही हमारी एमजोंग उसे कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम्हें पता भी है वहां पर कितना ज्यादा खतरा हो सकता था, वो गुंडे कितने ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन तुमने उन सभी लोगों से फाइट की मुझे बचाने के लिए और सभी लोगों को मार डाला, ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, फिर भी तुमने ये किया है। तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करोगे, तुम यहाँ पर इतने खतरे में क्यों पड़ोगे, क्योंकि मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लड़की जो कि रेड कोर्टयार्ड से भाग कर आई थी, एक अनाथ बच्ची जो कि यहाँ पर ऐसे लोगों से भाग कर आई थी जो मुझसे धंधा करवाना चाहते हैं, फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी इतनी परवाह क्यों है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए। तो इसी के साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। तो हमारा बेका उसे कहता है कि तुम मेरी फैमिली हो, क्या तुम्हें अभी तक इस बात का आइडिया नहीं हुआ, जब से तुम मेरे साथ हो तब से मैंने तुम्हें अपनी फैमिली ही समझा हुआ है, तुम मेरे लिए एक छोटी बहन की तरह हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद हमारी एमजोंग जो होती है वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि अब वो यहाँ पर उसे अपनी
अपनी छोटी बहन बोल चुका है। तो अहमजोंग जो होती है वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। तुम्हारा बेखा उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तो वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें आज के बाद से सोंगा कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम सोंगा ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसी के साथ ही हमारा बेखा जो होता है जब ये बात सुनता है, जब उसके मुंह से सोंगा का लफ्ज़ सुनता है, तो उसी के साथ उसे राइमी याद आ जाती है। लेकिन अब उसे अपनी छोटी बहन बोल चुका है, तो उसे कहता है ठीक है तुम यहाँ पर मुझे सोंगा कह सकती हो। और इस बात से अहमजोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुमने यहाँ पर मुझे सोंगा कहने की इजाज़त दे दी है। सोंगा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारा सोंगा यानी कि हमारा बेखा जो होता है वो यहाँ पर राइमी को याद कर रहा था और कहता है कि देखो राइमी, अगर तुम यहाँ पर होती तुम भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती, मुझे एक छोटी सी क्यूट लिटिल सिस्टर मिल गई है। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि राइमी तुम तो इसकी भाभी लगी ना, तो ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हुई। हमारा बेखा जो होता है अहमजोंग को अपने साथ लेकर वापस आ जाता है और उसके बाद उसकी कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो डेली यहाँ पर अपने मास्टर के साथ पैचून फिस्ट की ट्रेनिंग कर रहा था ताकि जल्दी से जल्दी पैचून फिस्ट आर्ट को मास्टर करके उसके बाद यहाँ पर स्वर्ड आर्ट्स को भी सीख सके। उसे तलवारबाजी की टेक्निक्स भी सीखनी है। तो हमारा बेखा जो होता है पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। अब हमारा बेखा मास्टर के अटैक्स को ब्लॉक करने में कामयाब रहता है। तो इस बात से मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि इसने यहाँ पर समझ लिया कि कैसे यहाँ पर अपने एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करना है, कैसे दूसरे के अटैक को ब्लॉक करना है। ये बहुत ही अच्छा है, लड़का बड़ी तेजी के साथ सीख रहा है। और इसी के साथ हमारा बेखा जो होता है मास्टर के ऊपर भी अटैक बैक कर रहा था और मास्टर को भी यहाँ पर अटैक्स को ब्लॉक करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन क्योंकि वो एक मास्टर है और इतनी जल्दी तो हमारा बेखा अपने मास्टर को हराने के लायक हो नहीं जाएगा, तो इसी वजह से मास्टर जो होते हैं वहाँ पर उसे कहते हैं कि लड़के तुम वाकई में बहुत ही कमाल के हो, तुम्हारे रिस्पॉन्सेज काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। तो इसी के साथ ही हमारा बेखा जो होता है वहाँ पर फाइनली मास्टर के ऊपर अपनी स्पेशल पैचून आर्ट के साथ अटैक करता है। वो अपना पंच मारता है तो मास्टर जो होते हैं वहाँ पर पीछे की तरफ हटते हैं। तुम्हारा बेखा कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इस बार परफेक्टली पंच को लैंड किया और मुझे लगता है कि इस बार मैंने पैचून फिस्ट को सही तरह से परफॉर्म किया है। तो मास्टर से कहते हैं कि क्या ये पैचून फिस्ट आर्ट की तुम्हारी अपनी अपनी एक टेक्निक की वर्जन है, क्योंकि मैंने तुम्हें जो सिखाई थी वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और इसी के साथ ही मास्टर ऊपर हवा में उड़ रहे होते हैं। मास्टर नीचे उतरते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुमसे कहा था कि अपनी टेक्निक को खुद ब्रेक करना होगा, तो क्या तुमने यहाँ पर इसे इस तरह से ब्रेक किया है। तुम्हारा बेखा कहता है जी मास्टर, आपने कहा था कि फार्म को ब्रेक थ्रू करो, तो मैंने यहाँ पर फार्म को ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे यही आइडिया आया कि कैसे यहाँ पर अपनी पैचून फिस्ट को बनाया जा सकता है। बस आपने यहाँ पर मुझे एक छोटा सा मौका दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। तो मास्टर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसी वजह से यहाँ पर ये टेक्निक के बारे में कहा था कि अपनी ब्रेक को अपनी फार्म को ब्रेक करो। जब तुम फार्म को ब्रेक करने के लिए एसेंस को छोड़ देते हो तो तुम्हारी फार्म ब्रेक हो जाती है और तुम्हें यहाँ पर एक नई टेक्निक मिल जाती है। लेकिन जब तुम्हें टेक्निक मिल जाती है तब तुम यहाँ पर एनर्जी के फ्लो और उसके एसेंस को भी समझ लेते हो, यानी कि तुम्हें यहाँ पर डुअल फायदा होता है और इसे तुम यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो। और इसी के साथ ही तुम यहाँ पर अपनी दूसरी आंख को ओपन कर सकते हो, अपनी हिडन आंख को, जिसके साथ तुम यहाँ पर चीज़ों को परसीव कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर आइडिया हो जाता है कि सामने वाला कहाँ से अटैक करने के लिए आने वाला है। तुम्हारा बेखा खुश हो रहा था कि मास्टर ने पहली बार उसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किया, उसकी तारीफ की है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि क्या मैं यहाँ पर मास्टर के लेवल पर पहुंच पाऊंगा, कभी मैं यहाँ पर मास्टर की तरह स्ट्रॉन्गर हो पाऊंगा, क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर जैंग मासू से बदला भी लेना और साथ ही राइमी को ढूंढना भी है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि राइमी पता नहीं इस वक्त कहाँ पर होगी, किस हाल में होगी। जैंग मासू कमीने को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और अगर राइमी उसके पास है तो फिर मैं उसके पास उसे वापस लेकर आऊंगा। जबकि इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि लड़के तुम्हारी पैचून फिस्ट आर्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने इस बार अहमजोंग से कहा है कि वो तो लकड़ी की तलवारें लेकर आए, वो लकड़ी की तलवारें लेकर आती है तो फिर हम दोनों यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली कल से तुम्हारी स्वर्ड आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम्हारी फिस्ट आर्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तुम्हारा बेखा कहता है कि वाकई में आप मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, तो वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो उसी के साथ ही कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है कि हमारी अहमजोंग जो होती है वो दो तलवारें लेकर आगे बढ़ी होती है। इस बार लकड़ी की नहीं बल्कि असली तलवारें होती हैं, जबकि हमारी सीओ जो होती है उसके पीछे होती है और उसे कहते हैं कि अहमजोंग एक बात तो बताओ। तो वो उसे कहती है क्या हुआ। तो वो उसे कहती है क्या तुम ये तलवारें मुझे दे सकती हो, मैं इन्हें उठा लेती हूँ, तुम तो भी काफ़ी छोटी और जो काफ़ी ज़्यादा भारी तलवारें हैं। तो अहमजोंग उसे कहते हैं कि नहीं मैं तलवारें खुद उठाऊंगी। तो सीओ से कहते हैं लेकिन तुम बाकी सारा दिन भी काम करती रहती हो, तुम्हें यहाँ पर यंग मास्टर सोंगा के लिए काम करना पड़ता है और सारा दिन तुम यहाँ पर बिजी रहती हो और ऊपर से अब तुम यहाँ पर इन भारी तलवारों को भी उठाकर लेकर जा रही हो। तो अहमजोंग उसे कहते हैं कि नहीं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे ब्रदर सोंगा का काम करने में काफी ज्यादा खुशी होती है और उसका काम सारे का सारा मैं ही करना चाहती हूँ। मैं अपने ब्रदर का सारा काम खुद करूंगी। और साथ ही वहाँ पर शर्मा रही होती है और उसे कहती है कि सोंगा ने खुद ही मुझे यहाँ पर जो जॉब दी है तो मैं उसकी जिम्मेदारी को जरूर पूरा करूंगी।
जबकि सीओ सोच रही होती है कि ये क्या इसने यहाँ पर उसे सोंगा कहना शुरू कर दिया है, आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये साथ ही उसे ब्रदर भी कह रही है, लेकिन साथ ही यहाँ पर शर्मा तो ऐसे रही है जैसे कि उसे प्यार करती हो। तो अब यहाँ पर कुछ और दिन गुजरते हैं और कुछ और दिन गुजरने के बाद हमारी एमजोंग जो होती है हमारे बेका के लिए एक सूट बनाकर लाती है और उसे कहती है कि इसे पहनकर देखो। तुम्हारा बेका उसे पहनता है तो वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और मेरे पर काफी ज्यादा प्यारा भी लग रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और एमजोंग भी वहां पर उसकी तारीफें कर रही होती है और कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल एक प्रिंस की तरह लग रहे हो, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तो दोनों वहां पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तो सीओ जो होती है साइड के ऊपर खड़ी खड़ी सोच रही होती है कि यार इन दोनों के बीच में बातें कब से यहाँ पर इतनी ज्यादा ओपन हो गई। पहले तो दोनों सिर्फ एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और अब देखो यहाँ पर किस तरह से एक दूसरे से क्लोज होकर बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब से यहाँ पर हमारे सोंगा ने उसे बचाया है, उसे रेस्क्यू करके लाया उन किडनैपर्स के पास है, तब से यहाँ पर हमारी जो एमजोंग है वो भी काफी ज्यादा बदल गई है और काफी ज्यादा बेहतर हो गई है, यानी कि उस दोनों के बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा कंफर्टेबली वो बात कर सकते हैं। साथ ही वो कहती है कि लेकिन मैं यहाँ पर जैसे भी इन दोनों को देखूं, दोनों एक एंगल से काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब किसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर हमारे बेका की ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के एक तलवार जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक मारने के लिए हथियार होती है, किसी की जान लेने के लिए एक हथियार होता है। इस तलवार को किस तरह से यूज करना है ये तुम्हारे पर डिपेंड करना है। तो तुम्हें यहाँ पर एक तलवार को सिर्फ और सिर्फ एक हथियार समझना है, एक मारने के लिए एक वेपन समझना है। मास्टर से कहता है कि तलवारबाजी करने के लिए किसी किस्म की फार्म की जरूरत नहीं पड़ती है, एक नौसिखिया भी तलवार को उठाकर किसी के पेड़ के अंदर दंसाकर उसको जान से मार सकता है। यानी कि एक तलवार जो है वो प्योरली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी को मारने के लिए ही बनाई जाती है। एक तलवार का इसके अलावा कोई काम नहीं होता, इसके साथ तुम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ और सिर्फ जान ले सकते हो। इसलिए अगर तुम यहाँ पर तलवार को उठाओगे तो फिर तलवार को उठाकर तुम्हें किसी की जान लेनी होगी। एक स्पेशल टेक्निक जिसे जियोंग जियोम रियू कहा जाता है, एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक जिसे मैंने मास्टर किया हुआ है, वो टेक्निक मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। जियोंग जियोम रियू एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक या फिर ऐसे कहो कि एक फाइटिंग एसेंस है जिसके साथ तुम्हारे अंदर किलिंग इंटेंट आता है। मुझे यहाँ पर इस बात का आइडिया है, पता नहीं तुमने ये कैसे किया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर किलिंग इंटेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, जैसे कि तुम पहले बैटलफील्ड के ऊपर हजारों लोगों की जान ले चुके हो। तो हमारा बेका सोच रहा था हाँ ये बात तो वाकई में सच है, मंगोल के खिलाफ फाइट में मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली थी, कई सौ लोग मेरे हाथों से मारे गए थे। इसी वजह से मुझे तलवार के बारे में पता है, क्योंकि उस वक्त मैं भाला यूज करता था, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये वेपन्स जो होते हैं ये जान लेने के लिए ही होते हैं। बेका यहाँ पर से अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग अपने मास्टर के साथ कंप्लीट करेगा और उसके बाद अब यहाँ पर एक सफर के ऊपर निकलेगा जहाँ पर उसे राइमी को ढूंढना है और वहीं पर दूसरी तरफ इसके भाई को भी दिखाएंगे जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा है।